और के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए शानदार दिन और हफ्ते का अंत शानदार हो रहा है। कहते हैं गुड आफ्टरनून। कहते हैं कि अंत भला तो सब भला, है ना। ये हफ्ता इतना ख़राब रहा है कि 2 दिन इतनी बड़ी रैली के बावजूद हम वीक टू डेट नेगेटिव ही बंद होंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। इसके बावजूद पिछले 2 दिनों ने शानदार रिकवरी ने थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया और सबसे अच्छी बात यह कि आज पूरे दिन निफ्टी 26,000 के ऊपर रहा है, ऑलमोस्ट पूरे दिन, पूरे सेकेंड हाफ में। और पूरे दिन मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म करा है, तो ये एक तरीके से मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। चलिए इस शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। ट्रंप मोदी की बातचीत से बाजार जोश में, दूसरे दिन खरीदारी का मूड, 120 पॉइंट उछलकर निफ्टी 26,000 के पार। मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म लगातार, तीसरे दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो शानदार। आवाज बिग स्टॉक शेयरों में जबरदस्त एक्शन। हिंदुस्तान जिंक में हमारा बुलिश नजरिया आया, निवेशकों के काम। 3 दिनों में शेयर 12% दौड़ा। इधर आज का बिग स्टॉक L&T भी 2% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर बना। साथ ही टाटा स्टील में दूसरे दिन भी जोरदार उछाल। ChatGPT शेयर, नुवामा, वोल्टास और इंडसइंड बैंक भी चले। यूएस में दरें घटने से मेटल शेयरों की जोरदार चमक बरकरार। इंडेक्स 2.5% मजबूत। नाल्को और वेदांता लाइफ टाइम हाई पर। हिंडाल्को और JSW स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी, तेल गैस में भी अच्छी तेजी। तीनों इंडेक्स करीब 1% मजबूत। साथ ही कैपिटल मार्केट, प्राइवेट बैंक और फाइनेंशियल में भी खरीदारी, लेकिन FMCG शेयरों पर दबाव। EMS स्पेस में लगातार दूसरे दिन शॉर्ट कवरिंग का मूड। आज भी केन्स का शेयर करीब 5% चढ़कर F&O का टॉप गेनर बना। साथ ही डिक्सन टेक और PG इलेक्ट्रो क्लास में भी मजबूती है। रेलवे, बिजनेस और डिजिटल इंडस्ट्री का मार्जिन आउटलुक घटाने से सीमेंस का शेयर 5% टूटा। एनालिस्ट मीट में कहा प्राइवेट कैपेक्स में अभी भी सुस्ती। इधर कुमियाई ने एग्री कारोबार में सुस्ती की जताई आशंका। PI 3% टूटा। ओके, चलिए शो की शुरुआत करेंगे और शेयरों में रहेंगे आपके साथ अगले 1.5 घंटे। और मार्केट के लिए शानदार तेज़ी। और ज़रा एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए ज़रा। और पूरा दिन निफ्टी आज ग्रीन में रहा है। जी हाँ, एक मोमेंट भी नहीं आया जिसमें निफ्टी रेड में आया हो। इनफैक्ट आज का लो देखिए 25,938 और बस दैट्स इट। उसके अलावा अगर आप देखें हाई 26,038 का है, तो लो से भी मार्केट ने ठीक ठाक आपको रिकवरी दी है। अब हम वापस डे हाई की तरफ ट्रेड करते हुए जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि पूरा दिन हम ग्रीन में रहे आज, सबसे इम्पोर्टेंट ये। और 26,000 पर अब तक मार्केट ने कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। और लेट्स सी 26,000 का अगर ऊपर बंद हुए तो ये हमारे लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा। मिड कैप, स्मॉल कैप, यहाँ पर भी लगातार तीसरे दिन शानदार रिकवरी। तीसरा दिन मैं इसलिए कह रहा हूँ श्रेया, क्योंकि परसों 1:4 था हम सुबह, वो टुवर्ड्स एंड जाते जाते पूरा रिकवर हो गया था। तो इसके लिए परसों से गिन रहा हूँ मैं। परसों शानदार रिकवरी थी, कल पूरे दिन शानदार एडवांस डिक्लाइन था, आज भी पूरे दिन शानदार एडवांस डिक्लाइन। और मैं बताऊँ ना, ये इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन सबसे अच्छा होता है। 1.8:1 के करीब का, मैक्सिमम 2:1। उसके ऊपर एक्सुबरेंस होती है, उतना भी नहीं जाना चाहिए। तो 1.5 से 2 के बीच में रहे एडवांस डिक्लाइन तो वो बेस्ट होता है। और जैसा कि उम्मीद थी, देखिए मेटल्स, और सच बताऊं तो कई बार ऐसा लगेगा कि हम ओवर कर रहे हैं एक चीज़ को, लेकिन फैक्ट यह है कि कई बार आपको ओवर करना होता है, तभी बड़ा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में। 3 दिन से एक ही स्पेस पर हम पॉजिटिव व्यू रख रहे हैं, चाहे हिंदुस्तान जिंक हो, कॉपर हो, वेदांता हो, टाटा स्टील हो। और सच बताऊं तो अब तो मैं भूल भी गया हूं कि कौन सा किस दिन लिया था, क्योंकि इस तरीके के मूव्स इनमें सब में स्टॉक्स में रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। CNBC आवाज़ पर लगातार 3 दिनों से हमारा व्यू जो है वो मेटल सेक्टर पर लगातार 3 दिनों से पॉजिटिव रहा है। तो खैर, लेट्स वेट एंड वॉच आखिरी के 1.5 घंटे में अब हमारे लिए क्या एक्शन रहेगा।
बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर नजर रहेंगे। और कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है सर, और हमारा काम है ये बताना कि कहाँ तेजी बनेगी और कैसे आपको स्ट्रैटेजी अपनानी है मार्केट में। मेटल सेक्टर की लगातार जिक्र कर रहे थे हम, और देखिए लगातार 3 दिनों से शानदार रैली मेटल स्पेस में। बस पीएसयू बैंक्स ने थोड़ा डिप दिया, उसके बाद फिर से रिकवरी भी आई, और एफएमसीजी बस एक ऐसा सेक्टर जहां पे थोड़ा दबाव है, लेकिन ओवरऑल मार्केट काफी अच्छा, ब्रेथ इंटैक्ट। मेरे 2-3 सवाल जहन में आ रहे थे कि अब ये मार्केट कैसा लग रहा है आपको? कल भी हमने देखी रिकवरी, आज भी तेजी कायम थी। अब क्या कन्विक्शन बन रहा है? आपने कहा 26,000 के ऊपर क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, और उस लिहाज से अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे जो ट्रेडर्स को वॉच करने हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि नज़र ना लगे मार्केट को, मैं इसके लिए इसका एक इंतज़ाम करके लाया हूँ। और ये नींबू मिर्ची जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। खासतौर से जो मुंबई में रहते हैं उनको तो पता है, खैर ये हर सैटरडे को यहाँ पर काफ़ी बिक्री बढ़ जाती है उसकी। तो सबसे पहली बात, इस तेज़ी को नज़र ना लगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है इस तेज़ी की, टच वुड, और सब कुछ ठीक रहे, तो इसके लिए ये सबसे पहली चीज़ है। देखिए, मैं मार्केट की बात करूं उससे पहले एक चीज़ कहूँ मैं, हालांकि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा इसको, लेकिन सबसे पहली बात, मार्केट में ऐसा नहीं है कि मार्केट ख़राब रहा है। मतलब मार्केट का मतलब सिर्फ निफ्टी या सिर्फ बैंक निफ्टी नहीं होता। मिड कैप अगर ख़राब हो उसमें भी, लेकिन आपको मार्केट मौके दे रहा है, जैसे मेटल्स फॉर एग्जांपल। सबसे पहली बात, यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी, और ज़बरदस्त वाली तेज़ी, और यही कारण है कि हमने लगातार यहाँ पर मेटल स्टॉक्स की बात की थी, और बार बार एक बात हुई थी श्रेया यहाँ पर कि भूल कर भी मेटल्स को शॉर्ट मत करिएगा यहाँ पर। खैर एनीवे, उस पर मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा कुछ देर में। लेकिन निफ्टी की आपने बात की और मार्केट की आपने बात की। निफ्टी की आज की क्लोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम कहाँ क्लोज़ होते हैं इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बैंक निफ्टी ने जरूर आज थोड़ा सा निराश किया है। बैंक निफ्टी में मैं चाहता था कि थोड़ा सा और रैली आ जाती, लेकिन बैंक निफ्टी एक्चुअली अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने आज पैसा नहीं बनाया। पैसा आज निफ्टी में बनाया, बैंक निफ्टी में पैसा नहीं बनाया, तो ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग है मार्केट के लिए। लेकिन ठीक है, जरूरी नहीं कि हर इंडेक्स रोज चले। लेकिन एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं जरा। मैं क्यों निफ्टी की कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, हालांकि बैंक निफ्टी नहीं चला, उसके बावजूद निफ्टी ने जिस तरीके से मूव दिखाया है। अच्छा, बाय द वे एक इंपॉर्टेंट खबर भी आ रही है पीएनबी हाउसिंग पर, इसलिए वो स्टॉक चल रहा है ज़बरदस्त। एल&टी चला, एल&टी का 28 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। आज सुबह का हमारा बिग स्टॉक था श्रेया, एल&टी याद होगा आपको। रिलायंस में बड़ा मूव आया, रिलायंस ने कंट्रीब्यूट किया। भारतीय एयरटेल में बड़ा मूव आया, एक्सिस बैंक। तो कहीं ना कहीं मार्केट को एक अच्छे पेडिग्री वाले मूव्स मिल रहे हैं, इस वजह से भी निफ्टी में शानदार मूव आ रहे हैं। जहाँ तक निफ्टी पर रेजिस्टेंस की बात है, पहली रेजिस्टेंस मिलेगी 26,050 से 26,150 पर, और उसके बाद फिर सपोर्ट जो आपका वो है 25,900 से 25,950 का। लेकिन अगर यहाँ पर हम क्लोज हो गए तो मुझे लग रहा है अगले हफ्ते हम फिर वापस एक बार, फिंगर्स क्रॉस्ड, वो हमारा जो ऑल टाइम हाई है 26,300 325, वहाँ तक जा सकते हैं एक बार, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। बैंक निफ्टी में 59,000 टू 59,200 का सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस आज के हाई के आसपास ही मान के चलें आप, 59,400 से 59,600 पर। थोड़े से मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और बता देता हूँ F&O के, क्योंकि आज वीरू नहीं है। तो F&O में कुछ स्टॉक्स अभी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है पीएनबी हाउसिंग। एक बार लेकर आइए जरा पीएनबी हाउसिंग का इंट्राडे। काफ़ी समय से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि कौन आएगा एमडी एंड सीईओ, वो नाम मार्केट को शायद पसंद आया, एकदम से देखिए स्टॉक में पंख लगे, 4.5% ऊपर आया। हिंदुस्तान जिंक आज का स्टॉक ऑफ द डे, इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक इनफैक्ट, 7.5% ऊपर ये स्टॉक आपको इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। F&O भी ज़बरदस्त यहाँ पर बिल्डअप है, करीब 14% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है यहाँ पर श्रेया। L&T फाइनेंस में 100% के करीब का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। L&T फाइनेंस लेकर आइए एक बार जरा, ये देखिए 100% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, यहाँ पर डबल हो गया बेसिकली ओपन इंटरेस्ट एक ही दिन में। यहाँ पर शानदार लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। इसके अलावा और लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है, निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। निफ्टी फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट आज, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों का ओपन इंटरेस्ट 17% ऊपर है। आज एफआई के डेटा भी देखने काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी फ्यूचर में और निफ्टी बैंक फ्यूचर में भी 17% का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, क्या यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ऐड हुई हैं, क्या एफआईज ने अपनी पोजीशन शॉर्ट की है नहीं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक स्टॉक है जहां पर मैसिव शॉर्ट कवरिंग, आज सुबह हमने चार्ट जीपीटी में कवर किया था इसे, नुवामा वेल्थ। एक बार नुवामा वेल्थ लेकर आइए। नुवामा वेल्थ में करीब 22% के करीब का ओपन इंटरेस्ट कट है, और ये देखिए किस तरीके से भागा ये पिछले कुछ मिनटों में। और अगर आपने चार्ट जीपीटी में आज सुबह सुना था तो हमने एक्सप्लेन भी किया था कि इसमें आज एक अच्छा मूव आ सकता है। एक स्टॉक जहाँ पर आज काफ़ी पिटाई हुई है और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है,
वो है सीमेंस। कुछ देर में इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे श्रेया, लेकिन आगे बढ़ते हैं। आपने कहा आपके 2-3 सवाल हैं। मेरे काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं और हिंजिंग इनफैक्ट जो आप जिक्र कर रहे थे अभी उस पे, हिंदुस्तान कॉपर पे, मेटल की आपने लगातार चर्चा की और मेटल में शानदार मूव्स। हिंजिंग आपने परसों स्टॉक्स में सुझाया था, बिग स्टॉक्स में अब तक अच्छा मूव दे रहे हैं, 3 दिन में 10% ज़्यादा की तेज़ी पर्टिकुलर काउंटर में। लेकिन सवाल है कि अब मेटल स्पेस को लेकर क्या अप्रोच होगी और पर्टिकुलरली हिंजिंग और हिंदुस्तान का कॉपर को कैसे देखें? देखिए, एक रीज़न समझना होगा लोगों को कि रैली क्यों आ रही है। एट द एंड ऑफ द डे एक चला हुआ स्टॉक अगर और इस तरीके से चल जाए, 7-7.5% चल जाए, तो वो किस लिए चल रहा है? क्योंकि वहाँ पर आप कहीं ना कहीं, इनफैक्ट रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ क्योंकि उसमें सबसे ऊपर यही है, हिंदुस्तान जिंक की है। और 3 दिनों से हम इसको ये CNBC आवाज़ के बिग स्टॉक्स में शामिल कर रहे थे। और अगर आप देखें तो चांदी की तेज़ी जो है ना, इसको प्ले करने के लिए श्रेया ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और देखिए क्या शानदार मोमेंटम आया यहाँ पर। दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर भी मेटल के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। यहाँ पर सीरीज़ की शुरुआत में हमने इसको स्टॉक ऑफ द सीरीज़ में लिया था। हमने बात कही थी कि ये इस सीरीज़ का स्टॉक ऑफ द सीरीज़ हो सकता है और इसको रिविजिट करेंगे जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब। उसके बाद केन्स टेक लगातार पिटने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आई है, तो ये एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। इसके अलावा अगर आप फिसड्डी स्टॉक्स में आएँ, फिसड्डी स्टॉक्स में सबसे ऊपर अगर आप देखें तो वो है सीमेंस। सीमेंस में गाइडेंस कट हुआ, उसका एक इम्पैक्ट आया। उन्होंने कहा है कि वो जो इनकी सेगमेंट है उसमें 12 से 14% से घटाकर मार्जिन 6 से 8% किया है। और PI इंडस्ट्रीज़ एक और स्टॉक है जहाँ पर आज दिक्कत है, 32% उनके एक मेन क्लाइंट है, उनके इनकम में रिडक्शन की बात हो रही है। आपने मेटल्स की बात की स्पेसिफिकली, अब मैं उसको एड्रेस कर लेता हूँ। एक बार आप जरा मेटल्स इंडेक्स लेकर आइए और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर स्ट्रक्चरल वाली तेज़ी है क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड का प्लस वीक डॉलर का। जब दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, तब मार्केट में इसी तरीके की तेज़ी आती है। इसमें तरीका यही है कि आप एक 4-5 स्टॉक्स की बास्केट बनाएं और उसमें लॉन्ग हो जाएं और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में। अब देखिए, हमने कल टाटा स्टील लिया था, कल चला, आज फिर टाटा स्टील लिया, आज फिर चला। परसों हिंदुस्तान जिंक लिया था, कल हिंदुस्तान जिंक लिया था, दोनों दिन हिंदुस्तान जिंक चला। कल वेदांता की बात की थी, आज वेदांता की बात आज की थी। अब ये बाई चांस की बात है कि मूव इतने बड़े आ गए, लेकिन जब आप किसी सेक्टर में टेलविंड पहचान लेना, ये मार्केट उस तरीके का है कि अगर आपको एक टेलविंड मिल जाए किसी सेक्टर में तो बस फिर उसको छोड़िए मत। उसके बाद बाकी का काम मार्केट को करने दीजिए, उसके बाद आपको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल, मेटल्स पे ये अप्रोच रहेगी। वेदांता, टाटा स्टील, हिंद जिंक और हिंदुस्तान कॉपर की बात हो रही है। और एक बार आपको बता दें हमारे दर्शकों को, देखिए बिग स्टॉक्स में निवेश हमेशा मोटा मुनाफा कराता है आपको, क्योंकि अगर आप CNBC आवाज़ के साथ बने रहे हैं तो अभी तक आपको समझ में ही आ गया होगा। लेकिन एक बार फिर से रिविजिट करते हैं और सुनते हैं कि हिंद जिंक और बिग स्टॉक्स में जो स्टॉक्स शुमार किए गए थे उस पर क्या कहा गया था। हिंदुस्तान जिंक को मैं ग्रीन में ले रहा हूँ, क्यों? 2 रीज़न से। एक तो चांदी के भाव जो हैं वो ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं वापस एक बार। हिंदुस्तान जिंक सिल्वर प्रोडक्शन में दुनिया की 3री सबसे बड़ी कंपनी है। और अच्छा, फेड का भी डिसीजन आना, उससे पहले भी थोड़ा सा मार्केट एक एक्सपेक्टेशन रखेगा कि रेट कट आएगा, तो आज हो सकता है कि मेटल्स थोड़ा सा आउट परफॉर्म भी करें। कल आपको याद होगा हमने हिंदुस्तान जिंक लिया था बिग स्टॉक्स में कल सुबह मार्केट खुलने से पहले, और कल वो पूरे दिन F&O का टॉप गेनर रहा और इंट्राडे में भी शानदार उसने मूवी दिखाया आपको। हिंदुस्तान जिंक में मुझे लग रहा है कि आज भी रैली होनी चाहिए और एटलीस्ट, वरना कल की रैली थोड़ी सी और कंटिन्यूशन करेगी। 10% के मूव आ चुके हैं 3 दिन में हिंदुस्तान जिंक में श्रेया, और शानदार। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों में सबसे, आई एम श्योर कि प्रॉफिट हुआ होगा दर्शकों। तो बिल्कुल, अगर CNBC आवाज़ के साथ आप रहे हैं और बिग स्टॉक्स की कड़ी आपने समझी है तो अच्छे मुनाफे में रहे हैं आप। लेकिन एक और स्टॉक लेकर आइए स्क्रीन पर, सीमेंस का जिक्र भी करे थे, फिसड्डी स्टॉक में शुमार किया गया है इसको और काफ़ी टूटा और अभी अब देखिए 4% की गिरावट, वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार। और सर, जो खबर आई इसको लेकर कि ये रेलवे बिजनेस और डिजिटल इंडस्ट्री का मार्जिन आउटलुक घटा रहे, उसके बाद ये रिएक्शन स्ट्रीट का। अब सीमेंस पर क्या अप्रोच बन रही है, आपको इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है सीमेंस? देखिए, पहली बात तो ये कि मैंने वो कॉल सुनी नहीं, मैं सिर्फ वो जो फ्लैशेस आए वो देखे थे, लेकिन वो जो भी है वो नेगेटिव तो था और कहीं ना कहीं वो आपको ये बता रहा है कि अभी भी
इकोनॉमी में सब कुछ नहीं सुधरा है, तो इसके लिए थोड़ा सा बीच बीच में ऐसी चीज़ें रहेंगी। आप एकदम आंख बंद करके सब कुछ लॉन्ग नहीं कर सकते हैं इस मार्केट में। बीच बीच में ऐसे दिखते आएंगे। एक और स्टॉक है पीआई इंडस्ट्रीज, वो भी आज गिरा फॉर एग्जांपल। वहाँ पर भी क्योंकि उनके कस्टमर ने थोड़ा सा गाइडेंस कम की है, तो थोड़ा सा अभी ये नहीं है कि आप बस लॉक स्टॉक एंड बैरल सब स्टॉक्स को लॉन्ग कर दें। सीमेंस की जहाँ तक बात है, आज उनकी एनालिस्ट डे की मीटिंग थी, उसमें उन्होंने ये सब बातें बोली हैं। मार्केट ने एक नीजक रिएक्शन दिया। एक बार जरा कल सुबह देखते हैं ब्रोकरेजेस किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, वो क्या कहती हैं इसको लेकर। उसके बाद श्रेया हम एक फ्रेश व्यू बना सकते हैं उसके बाद। लेकिन मेरी नज़र ना बार बार जा रही है पीएनबी हाउसिंग पर। ये स्टॉक देखिए आप किस तरीके से भाग रहा है, और अब करीब करीब 5% ऊपर। एक और स्टॉक लेकर आइए जरा, जीएमआर एयरपोर्ट, ये भी 5.5% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब तो शानदार शानदार मूव आ रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल धुरंधर मूव आ रहे हैं मार्केट में, धुरंधर मूव है। अच्छा, धुरंधर से याद आया सर, धुरंधर मूवी भी बहुत काफी हिट हो रही है। आपने देखी क्या धुरंधर मूवी? मैंने देख ली श्रेया। देख लिया आपने? हाँ, मैंने मैं सोच रही सैटरडे संडे देखो। कैसी लगी सर मूवी आपको? बहुत शानदार फिल्म है, बहुत ही शानदार फिल्म। मैं सच बताऊं ना, मैं शायद पिछले जितने भी सालों से मैं इंडियन सिनेमा देख रहा हूँ, एक RRR आई थी जो मुझे लगी थी कि एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल की पिक्चर थी। इस लेवल की पिक्चर मुझे नहीं लगा कि एटलीस्ट हिंदी फिल्म में बनी है इस स्केल पर, जिस स्केल पर। 4 घंटे की फिल्म है ये, लेकिन 4 घंटे की 4 घंटे की फिल्म है, लेकिन 4 घंटे में भी आपको ये हल्का सा भी कहीं बोर नहीं करती है, और आपको कहीं ना कहीं एंगेज रखती है। और जो परफॉर्मेंस है ना अक्षय खन्ना की और रणवीर सिंह की, दोनों की, और स्पेशल मेंशन मैं करना चाहूँगा माधवन का। आर माधवन इज द बेस्ट। हाँ, तो इनको अगर आप वो कर दें तो उस वजह से तो, लेकिन मतलब मूवी शानदार है बिल्कुल। अक्षय खन्ना काफी पॉपुलर हो रही है, मीम्स देख रही थी मैं, अक्षय खन्ना की परफॉर्मेंस की भी काफी चर्चा हो रही है। देखिए अक्षय खन्ना तो नेक्स्ट लेवल के एक्टर हैं। अब वो पता है आजकल की जनरेशन को तो अब रियलाइज हो रहा है कि अक्षय खन्ना एक्टर है। हम तो उनको तब से देख रहे हैं, वो दिल चाहता है, वो सबसे उनकी बात हो रही है, वो इतने शानदार एक्टर हैं। वो एक आया था कि जब उनका टाइम था तब तो किसी ने उनको सराहा नहीं, अब दूसरे नेक्स्ट जनरेशन आ गई तब हमको रियलाइज़ हो रहा है कि वो कितने अच्छे एक्टर हैं। लेकिन मूवी बहुत शानदार है, आपको देखनी चाहिए। और मार्केट में भी आजकल धुरंधर वाले मूव चल रहे हैं। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। वैसे गाबा सर आज शोले देखने जा रहे हैं, कह रहे थे मुझे शोले भी रिलीज हो रही है आज फिर से, तो गाबा सर तो शोले देखने जाएंगे। सर बताइएगा फिर गाबा सर कैसी लगी आपको, फिर हम भी देखने चलेंगे, क्योंकि कुछ नया चीज़ है उसमें जो रिलीज नहीं हुई थी पहले, वो एलिमेंट डाला गया है। खैर हमारे जो पैनलिस्ट है स्क्रीन पर दिखाई देंगे आपको। एक बार क्रम समझा देती हूँ कि क्या क्या आज डिस्कशन होगा आज इस पूरे शो में। उसके बाद ट्रेंडिंग स्टॉक्स की भी तरफ बढ़ेंगे। एक बार फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, सोमिल मेहता, अरुण कुमार मंत्री और जतिन गेड़िया जी से। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर क्यों दौड़ा। 2:25 पर विनी मोतीवाला बताएंगे आपको कि सीमेंस का शेयर अचानक क्यों टूट रहा है। 2:35 पर अताव वेंकटेश से समझेंगे रुपए में रिकॉर्ड गिरावट क्यों आ रही है। 2:45 पर इंश्योरेंस सेक्टर पर एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएंगे यश जैन। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में जोड़ेंगे मार्केट एक्सपर्ट राहुल अरोड़ा। 3:05 पर ये तुरंत बताएंगे आपको डिग्लिंग चेक क्या है। साथ ही 3:10 पर अनुज जी से मंडे के लिए समझेंगे स्ट्रैटेजी। 3:15 पर कंचन बताएंगे आपको कि ट्रिगर्स क्या है नेक्स्ट वीक के। 3:20 पर फिर BTST और STBT कॉल्स भी लेंगे। अब फटाफट से ट्रेंडिंग स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे, तो वही सारे स्टॉक्स आपको आज तेजी के काउंटर्स में शुमार देखेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आएगा मेटल स्पेस से स्टॉक्स। ऑब्वियसली हिंडाल्को, टाटा स्टील 3.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इटर्नल देखिए ये काउंटर भी चला है आज 2.5%, और L&T भी 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इसके अलावा वायदा बाजार में अगर आप देखें तो एक केन्स टेक दिखाई देगा 5% अप है। हिंजिंग अभी चर्चा की बिग स्टॉक में शुमार किया गया था उसको 3 दिन पहले, 7.5% का आज भी मूव। नैल्को अगेन मेटल स्पेस से 5.5% अप, और GMR एयरपोर्ट्स 6% अप है आज के सेशन में। लेकिन डेंट कौन से स्टॉक्स पे पड़ा है? FMCG पैक थोड़ा सुस्त है, इसलिए HUL आपको 2% नीचे दिखाई देगा। मैक्स हेल्थ केयर 0.5%, आयशर मोटर्स फ्लैट है, उतनी ज्यादा गिरावट नहीं है इसमें। एशियन पेंट्स लेकिन आज 1% टूट गया है। इसके अलावा कौन से काउंटर्स थोड़े दबाव में है?
सीमेंस मार्जिन आउटलुक कम किया गया है रेलवे बिजनेस का, 3.5% टूट गया। पीआई इंडस्ट्रीज और एशियन पेंट्स ये वाला सेक्टर थोड़ा आज कमजोर है, तो 3% यहाँ पर गिरावट। केफिन टूटा 2%, सोलार इंडस्ट्रीज में भी लगभग 1.5% की फिलहाल यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, अब फटाफट ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारा पैनल पूरा तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है इटर्नल में तेजी है, बहुत अच्छा बेस बना है करीब 3 दिन से। आज उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। इटर्नल ट्रेड करे 298 के आसपास, स्टॉप लगाने चाहिए 295, करीब 3 रुपए का स्टॉप। मेरे ख्याल से 310 टारगेट है, ये फर्स्ट टारगेट है। हायर जोन देखने को मिल सकते हैं इटर्नल में आते दिनों में। यस, इटर्नल और हाई जोन्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए रडार पर रहेगा खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। करेक्शन कंप्लीट हुआ, 50 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। आई थिंक करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी है, इस उम्मीद में कि जो रीसेंट हाई 110 रुपए का है, स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 100 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, लेकिन टारगेट बड़े हैं, 110 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ऑप्शन में आप 104 वाला कॉल ऑप्शन जो 2.5 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। 1 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस ऑप्शन में 6 रुपए तक के आप टारगेट देख सकते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या ट्रेड पिक किया? अनुष्का, गुड आफ्टरनून। मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम अब रिलायंस में आना चाहिए, तो रिलायंस काफी अच्छा लग रहा है। लगभग 4 दिन के हाई स्टॉक ने निकाले हैं, तो इस लेवल के आसपास बाई करें। 1544 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब 1600 के आसपास जाना चाहिए, तो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलायंस को बाय करके चल सकते। रिलायंस पर खरीदारी की राय है, तो एक डिस्क्लेमर प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से देख लीजिए इसको। अरुण कुमार मंत्री जी की तरफ से रिलायंस पर खरीदारी की राय। जतिन गेड़िया जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारी जो पिक रहेगी वो भारत फोर्ज में रहेगी। एक इंटरमीडिएट फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है, आज 20 डे के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। 1460 रुपया जो उसका प्रीवियस स्विंग है, वहां तक एक मूव हमें लग रहा है, तो 1405 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह रहेगी 1460 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए अब सोमिल के पास चला जाए। सोमिल, गुड आफ्टरनून। सोमिल, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरी ट्रेड रहेगी बीपीसीएल में। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अच्छा मोमेंटम लग रहा है। बीपीसीएल में एक करेक्टिव खत्म हुआ है, टेकन सपोर्ट एट लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड ऑन द डेली चार्ट्स। 40 और 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर इस समय चल रहा है, वेरी गुड मोमेंटम। स्टॉप लॉस रहेगा 352 पर और टारगेट रहेगा 395। बीपीसीएल पर खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से आ गई है। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं कि करके आपके स्क्रीन पर आएंगे, फटाफट से स्टॉप लॉस और टारगेट आप जॉट डाउन कर लीजिए। गाबा सर ने इटर्नल पर खरीदारी की राय रखी है, 310 के टारगेट, 290 का स्टॉप लॉस देख रहे हैं वो। मानस जी ने कहा है जीएमआई एयरपोर्ट्स को आप बाई करके चल सकते हैं। 310 नहीं, ये जीएमआई एयरपोर्ट्स नहीं, 110 के टारगेट है और 100 का 0.90 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने रिलायंस चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से और टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। 1600 के टारगेट है, 1544 का स्टॉप लॉस है। जतिन जी कह रहे हैं कि भारत फोर्ज यहाँ से कुछ कमाल करेगा, तो ये काउंटर रहेगा बाई। 1460 के टारगेट है, 1405 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और सोमिल जी ने अभी बीपीसीएल चुना, यहाँ पे भी बाई की सलाह उनकी तरफ से और 395 के टारगेट, 352 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। अब चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया की तरफ। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, फ्राइडे का सेशन है, पिटारे से क्या निकालेंगे आज? गुड आफ्टरनून श्रेया जी, अनुज जी और बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। आज का स्टॉक अगर देना हो तो हालांकि थोड़ा कॉन्ट्रा हो जाएगा क्योंकि सीमेंस में बहुत जोर की गिरावट हो रही है, फिर भी मैं कमिंस के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो इंजन्स और पावर सॉल्यूशंस में एक बड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, डिमांड बनी हुई है, खास करके डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल्स। दूसरी तिमाही में देखेंगे तो 27% के आसपास रेवेन्यू में ग्रोथ था, जो कि सॉलिड बीट थी सारे मैट्रिक्स पे। पावर जेन सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 50% की जंप दिखाई थी डेटा सेंटर के ऑर्डर की वजह से। और इंडस्ट्रियल सेगमेंट थोड़ा सा वीक था, मॉनसून एक्सटेंडेड हो गया था उन सब चीजों की वजह से।
लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ग्रोथ है, केपेक्स बढ़ने वाला लगता है, उन सबको देखते हुए ये स्टॉक 4800 रुपए तक आने वाले 6 से 9 महीने में जा सकता है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, चलिए कमेंट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। अब बात करते हैं बाजार में आज जिस स्पेस में फोकस है मेटल्स, उसमें से एक स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर जो आज 6% ऊपर है। जब सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो हमने इसको एक बार इसका जरा 15 दिन का चार्ट रखेंगे हिंदुस्तान कॉपर का, उसमें थोड़ा सा आपको क्लियरली दिखाई देगा। ये देखिए करीब करीब 20% के मूव आ चुके हैं। आज क्यों दौड़ा है लेकिन ये आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। और बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है। 19% का मूव देखने को मिला है पिछले 15 दिनों में, और काफ़ी सारे फैक्टर्स ऐसे जिसके चलते ये सस्टेनेबल तेज़ी है, लगातार हम आपको बताते जा रहे हैं। आज की बड़ी तेज़ी का कारण अगर आप देखें तो चाइना में एक एनुअल सेंट्रल इकोनॉमिक वर्क कॉन्फ्रेंस हुई है, जहां पर देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता हैं, इन्होंने कहा है कि 2026 में सरकार जो है आगे जाके पॉलिसी का सपोर्ट देगी। तो चाइना में ग्रोथ और रिकवरी यहाँ पर बताई जा रही है, इसका एक बड़ा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में देखें तो यूएस में जो स्टॉक पाइल्स हैं कॉपर के, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूएस जमा करता जा रहा है कॉपर, सबको कॉपर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है, और इसी के चलते माना जा रहा है कि साल 2026 में पूरे मार्केट में 4.5 लाख टन के आसपास का डेफिसिट आपको देखने को मिल सकता है। और एक और बड़ा ग्रोथ का फैक्टर ये भी निकल कर आ रहा है कि चाइना अपने पावर ग्रिड्स को लगातार अपग्रेड कर रहा है। रिन्यूएबल की थीम बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ईवीज में फोकस है, और साथ में डेटा सेंटर्स, और इन सभी में कॉपर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी के चलते डिमांड सर्ज है और सप्लाई उतना मैच नहीं कर पा रही। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो स्पॉट में कॉपर की कीमतें लगातार रिकॉर्ड हाई पर चल रही हैं। कल भी बड़ी तेजी आई थी, और इसी का रिफ्लेक्शन आपको हिंदुस्तान कॉपर में नजर आएगा। लेकिन एक और बड़ी खासियत हिंदुस्तान कॉपर में आउट परफॉर्मेंस की ये भी है कि ये पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड कंपनी, यानी कॉपर में तेजी को प्ले करने के लिए सबसे बेहतर स्टॉक ही है। इनके पास आप देखें तो कॉपर ओर्स के साथ पूरी रिफाइनिंग, फिर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, पूरी जो है पाइपलाइन है, और इनकी जो क्षमता विस्तार के प्लान है बहुत शानदार है। ये अपनी क्षमता लगभग 3 गुना करने जा रहे हैं। 4 मिलियन टन पर एनम से FY31 तक करीब 12.2 मिलियन टन पर एनम ये कर जाएंगे। और साथ में आप देखें तो एक और बड़ा बेनिफिट ये भी है कि जो रेयर अर्थ की थीम चल रही है, इसमें भी हिंदुस्तान कॉपर का एक्टिव रोल है, क्योंकि एक काबिल जेवी का पार्ट है। इसी के चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में लगातार सस्टेनेबल तेजी नजर आ रही है। बिल्कुल, स्टॉक में अच्छी तेजी। शुक्रिया आशीष इसके पीछे के कारण समझाने के लिए। राजेश अग्रवाल जी, मेटल्स पर हमने व्यू लिया था CNBC आवाज़ ने पिछले कुछ सत्रों से कि मेटल्स एज ए स्पेस फोकस में रहेगा, और हम ये होता हुआ दिखा भी है। हिंदुस्तान कॉपर देख लीजिए, हिंद जिंक देख लीजिए, वेदांता, टाटा स्टील, सभी में अच्छी बाइंग है। मेटल एज ए स्पेस अभी आपको कैसा लग रहा है, और आपके प्रिफर्ड पिक्स क्या होंगे इस स्पेस से? देखिए, मेटल एज ए स्पेस एक्साइटिंग है। क्यों? डॉलर वीक है, और फेड के रेट कट के बाद तो और थोड़े से बूस्ट हो गया इस पूरे सेक्टर को। तीसरे देखेंगे तो डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी जैसे आशीष भी समझा रहे थे कि पावर से कह लीजिए, ईवी से कह लीजिए, डेटा सेंटर से कह लीजिए, मैं सिर्फ कॉपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर चीज की बात कर रहा हूँ। किसी न किसी चीज की कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ती जा रही है। ऐसे हालात में मुझे लगता है कि मेटल में अच्छी तेजी आने वाले दिनों में बनी रहेगी। हो सकता है इतनी बढ़त के बाद थोड़ा करेक्शन कहीं देखा जाए, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी एक्यूमुलेट करने के लिए। आज की डेट में कहा जाए तो हिंदुस्तान जिंक प्रेफर्ड पिक है, रहेगा, क्योंकि सिल्वर बहुत क्रुशियल है। 40% के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी अगर सितंबर के क्वार्टर में देखो तो आपको हिंदुस्तान जिंक के आई थी, और लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती जा रही है, खास करके ग्रीन एनर्जी वगैरह को लेकर के। तो वहां से सिल्वर की डिमांड बढ़ी हुई है। यूएस ने उन्हें क्रिटिकल मिनरल लिस्ट में डाल दिया है। ऐसी कई चीजें हैं जिस वजह से हिंदुस्तान जिंक में तेजी बनी हुई है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा अगर देखना हो तो हिंदुस्तान कॉपर की, जैसे अभी आशीष ने बात करी, उसमें एक ऐड और करना चाहूंगा हिंडाल्को का नाम, जहां अगर आप देखें तो दूसरी तिमाही में 21% का जंप था, बॉटम लाइन में 13% का रेवेन्यू में, और कॉपर का बिजनेस वहां पर बहुत हेल्दी था। उसका एबिटा अगर आप देखें तो 634 करोड़ के आसपास आया था। तो एल्यूमिनियम कॉपर दोनों का मेल आपको हिंडाल्को में मिल जाता है। और स्टील की बात की जाए तो हमारी प्रेफर्ड पिक जिंदल स्टील एंड पावर है। ओके, जिंदल स्टील एंड पावर है प्रेफर्ड पिक। हिंदुस्तान जिंक अब ऑलमोस्ट सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। ये स्टॉक करीब करीब 8% के मूव यहाँ पर, और इसमें एक बार मूव आते हैं तो फिर खैर ऐसे ही आते हैं यहाँ पर। शानदार मोमेंटम। गाबा सर, अगर किसी ने मिस कर दिया हिंदुस्तान जिंक, वैसे तो खैर मेटल स्टॉक्स है, मोमेंटम में ही चलता है, तो फ्रेश एंट्री पॉइंट कहाँ पर होगा?
या अगर अभी ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? टॉप लॉस 540 चाहिए, क्योंकि हमने 2 टारगेट दिए थे लास्ट वीक, 550 और 600। 550 तो आ गया, अब 563 पे ट्रेड कर रहा है, अब 540 का स्टॉप होना चाहिए, या 550 भी चलेगा। 600 अब भी वैलिड टारगेट है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन अप मूव ऑन है, इतना दौड़ा है कब 4 दिन में, तो इसलिए 600 तक मोमेंटम पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा रिस्की है यार, लेकिन इट्स ऑन हिंदुस्तान से। चलिए अब बात करते हैं आज के टॉप लूजर की। सीमेंस लेकर आइए एक बार जरा। स्टॉक करीब करीब आज 4.5% नीचे एफ&ओ का टॉप लूजर है। विनी से समझते हैं, वो सुन रही थी उस एनालिस्ट कॉल को कि क्या कहा आप सीमेंस ने। विनी, गुड आफ्टरनून, बताइए। बिल्कुल, तो आज सीमेंस का स्टॉक प्रेशर में है क्योंकि ये एनालिस्ट डे की जो टेक अवेज आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव नहीं है। पहले तो ओवरऑल टेक अवेज की बात करते हैं। प्राइवेट केपेक्स, उन्होंने बताया कि प्राइवेट केपेक्स जो सेक्टर का केपेक्स है अभी भी म्यूटेड है और वो एक बड़ा कंसर्न बन जाता है। नवंबर दिसंबर में यस थोड़े गुड प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट आए थे फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, बट उसकी सस्टेनेबिलिटी एक कंसर्न बन जाती है। 5-6 महीने, नेक्स्ट 5-6 महीने इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर का जो केपेक्स है वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, तो ये स्टोरी उनकी पॉजिटिव हो सकती है, पर अभी म्यूटेड ही है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल, फार्मा, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ दिख रही है अभी भी। DI सेगमेंट जो है, डिजिटल इंडस्ट्रियल सेगमेंट कंपनी का जो कोर सेगमेंट है, वहाँ पे अभी भी कंसर्न्स है, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने बताया कि ऑपरेटिंग मार्जिन अभी रहेगी 6 to 8% की रेंज में। लास्ट ईयर वो रेंज थी 12 to 14%, तो उसकी वजह से एक बड़ा कंसर्न बन जाता है क्योंकि DI सेगमेंट अकाउंट करता है उनके रेवेन्यू मिक्स में ओवरऑल 20 to 25%। ना उसके दूसरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो है मोशन सेगमेंट, जहाँ पे उनके मेट्रो, ट्रेन, वो जो रेलवे केपेक्सेस है उनका ये बड़ा एक सेगमेंट बन जाता है। तो कंपनी ने बताया है कि वो अपने ये जो सेगमेंट का केपेक्स प्लान है वो रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ में भी ना आए, गवर्नमेंट केपेक्स पे डिपेंड करता है, तो ये रीवैल्यूएट कर रहे हैं अपने केपेक्स प्लान को, तो ये एक कंसर्न बन जाता है मोशन सेगमेंट के लिए। ओवरऑल कंपनी ने कोई गाइडेंस भी नहीं दी, तो एनालिस्ट उस बात से भी खुश नहीं थे और ये एक वजह भी हो सकती है जिसकी वजह से फॉल दिख रहा है। दो मोशन सेगमेंट में उन्होंने ये बताया है कि मार्जिन एक्सपेंशन होगी 9.5% to 10% फ्रॉम करंट 7.5% आगे जाते हुए, तो ये एक फैक्टर वॉच आउट करेंगे। बट ओवरऑल 3-4 नेगेटिव पॉइंट्स आ गए हैं। प्राइवेट केपेक्स म्यूटेड ही है, इतनी कोई अच्छी रिकवरी नहीं है। DI सेगमेंट के कंसर्न्स और मोशन सेगमेंट में कंसर्न्स की वजह से स्टॉक में गिरावट दिख रही है आज। शुक्रिया विनीत। तो स्टॉक में आज थोड़ी सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है क्लियरली। राजेश अग्रवाल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या व्यू रहेगा आपका सीमेंस पर? इस गिरावट में खरीदें या फिर अब थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रखें? देखिए, मेरे हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की शानदार कंपनी है, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, उन सब चीजों को देखते हुए जो करेक्शन आया है इनके मैं गाइडेंस कम करने के लिए, क्योंकि 12 से 14% का जो मार्जिन DI में आ रहा था उसको घटा के 6 से 8 कर दिया है। और DI जो है वो 20 से 25% रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है, तो इस कारण से थोड़ा सा झटका लगा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो गया है। प्राइवेट केपेक्स थोड़ा कम होगा जैसा मैनेजमेंट ने कहा है, लेकिन गवर्नमेंट केपेक्स अगर आप देखें तो वो टूल पकड़ने वाला है। दूसरा मोशन सेगमेंट में जैसे विनी बता रही थी, वहां पर भी थोड़ा ठीक ठाक ही आने वाला है। कुछ दिन पहले अगर आप देखो तो सीमेंस के बोर्ड ने 2200 करोड़ के आसपास जो स्लम सेल अपने लो वोल्टेज मीटर को बेचने की बात करी है, वो पैसे भी कंपनी में आएंगे। तो ये जो गिरावट है मेरे ख्याल से 3000 के आसपास अगर किसी का साल भर का टाइम होराइजन हो तो यहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। ओके, साल भर का अगर आप टाइम लेकर चल रहे हैं तो खरीदारी की राय है फिलहाल सीमेंस पर, लेकिन हाँ थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स एनालिस्ट मीट में, तो स्टॉक ने आज थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया है। लेकिन LNT रखेगा स्क्रीन पर एक बार, और आई थिंक बिग स्टॉक से ChatGPT में इसको सुबह सुबह लिया गया था और शानदार रैली, 2% की तेजी। गोल्डमैन की रिपोर्ट भी आई, काफ़ी पॉजिटिव, अच्छे खासे एग्रेसिव टारगेट्स दिए गए हैं। लेकिन क्या कारण है ये समझ लेते हैं CNBC TV 18 के विवेक आए से। विवेक, गुड आफ्टरनून। LNT काफ़ी शानदार परफॉर्म करता हुआ, गोल्डमैन ने क्या कहा है? जी हाँ, आज लास्ट में डूब्रो ट्रेड में काफ़ी अच्छा करते हुए गोल्डमैन सैक्स ने एक नोट निकाला है जहाँ पे उन्होंने कंपनी का रेटिंग जो है उन्होंने अपग्रेड किया है। पहला उनका स्टांस था न्यूट्रल, अभी उन्होंने कहा है बाय। और ना ही अगर आप टारगेट प्राइस के बारे में बात करेंगे तो टारगेट प्राइस
भी काफ़ी बढ़ाया है। टारगेट प्राइस अभी उनका है 5,000 रुपये पर शेयर, पहला उनका था 3,730 रुपीज़। उनका ये मानना है कि आगे चल के L&T ये 3 नए क्षेत्रों में काफ़ी ग्रो करेगा। नंबर 1 डिफेंस, नंबर 2 ग्रीन हाइड्रोजन एंड नंबर 3 न्यूक्लियर पावर। उनको लगता है कि L&T का काफ़ी स्कोप है इसमें तेज़ी से रफ्तार करने की। अगर आप देखोगे टोटल एड्रेसेबल मार्केट जो करंटली है FY26 में ₹1.4 लाख करोड़, उनका मानना है कि FY35 तक उनका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो बढ़ सकता है 3.4 लाख करोड़ में। तो टोटल सेगमेंट ग्रोथ काफ़ी विजिबिलिटी दिखाई देते हुए है। उसके साथ साथ जो L&T का करंट ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर माना जाएगा कि डोमेस्टिक केपेक्स में रिकवरी आए तो L&T काफ़ी बड़ा बेनिफिट देख सकता है। ये भी गोल्डमैन सैक्स का मानना है। उनका मानना है कि गोल्डमैन सैक्स आगे चल के जो टॉप लाइन है रेवेन्यू लो डबल डिजिट पे बढ़ सकता है और पैट मिड टीन से बढ़ सकता है ओवर द नेक्स्ट 5 years। L&T आज वन ऑफ द टॉप गेनर्स अगर आप देखेंगे मार्केट में तो। बिल्कुल, काफी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं गोल्डमैन L&T को लेकर। शुक्रिया विवेक जानकारी साझा करने के लिए। और L&T देखिए 2%। अब कविता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं शो में। कविता जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले तो मैं L&T पर आपसे व्यू लेना चाहूंगी। L&T शानदार रैली 2% की तेजी के साथ, इसे चेज किया जाए जिस तरीके से आज ये परफॉर्म कर रहा है? और दूसरा सवाल मेरा आपसे कि L&T के अलावा आज कौन सा ट्रेड देना चाहेंगे? यस, सो L&T पहले तो डिस्क्लेमर की एज अ पोजिशनल कॉल हमारे क्लाइंट्स के साथ हम शेयर किए हैं। बहुत अच्छे रेक्टेंगल टॉप फॉर्मेशन का ब्रेकआउट काउंटर पर है एंड ऑल द टाइम फ्रेम पर काफी साउंड है। RSI स्ट्रेंथ फर्दर बताते हुए दिखता है। 4080 के लेवल पर है। आवर पोजिशनल टारगेट इज ऑफ 4600 4800 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिख सकते हैं। बट दोज हु आर चेजिंग इट फॉर स्विंग ट्रेड और समथिंग, तो मुझे लगता है जब तक ये काउंटर 3950 के लेवल के ऊपर है यहाँ पर मोमेंटम बना रहेगा और फॉर डे और 2 पर्सपेक्टिव 4200 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिख सकते हैं। एज ऑफ नाउ जो काउंटर मेरे रडार पर है दैट इज डिक्सन टेक्नोलॉजीज। काफी गिरावट के बाद आज कुछ स्ट्रेंथ शो करते हुए है काउंटर और पुट राइटिंग भी बनते हुए दिख रही है। तो आप 13,500 के लेवल 13,700 के प्राइस मूव के लिए डिक्सन पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए 13,200 का। ऑप्शन के साथ भी आप इसे अप्रोच कर सकते हैं। 13,500 की कॉल के साथ आप इसे अप्रोच कीजिए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 335,400 के प्राइस मूव के लिए स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 220 का। एंड एज अ डिस्क्लेमर ये कॉल भी हम हमारे क्लाइंट्स के साथ अभी शेयर किए हैं। ओके, डिक्सन टेक की 13,500 की कॉल लेनी है आपको और ये हो गई कविता जी की अभी की ट्रेड। EMS स्पेस में अच्छी खासी बाइंग है डिक्सन की इन सच परफॉर्म करते हुए। एक बार वोडाफोन आइडिया भी रखेगा स्क्रीन पर और 3% पौने 3% ज़्यादा की तेज़ी वोडाफोन आइडिया और डेज हाई पर 11.57 शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर ने। वोडाफोन आइडिया पर CNBC आवाज़ पॉजिटिव हुआ था, क्या कहा गया था एक बार वो सुनते हैं। 6 रुपये का था एक महीने पहले तक। 6 रुपये वाला बढ़कर 8.5 रुपये तक तो आ चुका है करीब करीब। एक महीने में करीब करीब ये स्टॉक 27% के करीब भागा है। मेरा मानना ये है कि अगर आपने वो लिया हुआ और पेन झेली हुई, अब एक हफ्ता और दे के देख लीजिए, हो सकता है वाकई में कुछ रिलीफ निकल कर आ जाए अगले फ्राइडे। ज़माने के बाद मैं वोडाफोन आइडिया को ग्रीन ले रहा हूँ। परफेक्ट। सितंबर में इनका सब्सक्रिप्शन लॉस ना के बराबर है 7 रुपये पे। लेकिन मैंने एक चीज़ कही थी, आपको याद होगा कि बस अब मत बेचे इसको, अब कोई मतलब नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पे कुछ सर्वाइवल अगर आपको मिल जाए तो इसके लिए तो वो काफ़ी कुछ मैटर करता है यहाँ पर। अब देखिए वोडाफोन आइडिया जो है ये मेरे ख्याल से अब इसका एक फ्रेश 52 वीक हाई होगा 11.07। अब ये 11 के ऊपर टिक रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 7 साढ़े 7 के करीब हमने बार बार बात कर रहे हैं कि अपना नेगेटिव व्यू ख़त्म किया था और वहाँ पे एक व्यू ये लिया गया था कि अब यहाँ पर एक शायद एक आपको हो सकता है पॉसिबली एक ट्रेड मिल जाए। तो देखिए आप CNBC आवाज़ के साथ बने रहे हैं तो अच्छे खासे मुनाफे में रहे हैं। वोडाफोन पे जैसा कहा गया था वैसा ही होता हुआ
नज़र आया। आप पॉजिटिव हुए थे सर, और जब से वो रिलीफ वाली खबर पे एक कन्विक्शन बन रही थी, और अब देखिए कल भी तेज था, आज भी 3% की रैली। वोडाफोन आइडिया के अब बुरे दिन क्या आपको जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं ना शेयर लॉजिक की बात करता हूँ, है ना। जब हमने नेगेटिव व्यू लिया था तब भी लॉजिक के साथ नेगेटिव व्यू लिया था और रीज़न दिया था कि क्यों उसमें कोई मतलब नहीं है करने का। और जब हमने अपना नेगेटिव व्यू एंड किया तब भी वो लॉजिक के साथ था, और जब पॉजिटिव व्यू लिया तब भी लॉजिक के साथ था। पॉजिटिव व्यू हमने करीब 8 साढ़े 8 के उसके बाद से लिया था। बाय द वे चांदी 2 लाख क्रॉस कर गई है, एक्सपेक्टेड था लेकिन हो गया 2 लाख का मामला क्रॉस। 1.5 लाख पे कुछ लोग कह रहे थे शॉर्ट कर दो इसको, अब सोचिए वो कहाँ पर होंगे। खैर एनीवे, अभी तो 2 लाख हो गया। देखिए, लॉजिक के साथ वोडाफोन आइडिया पर बात हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक हरी झंडी दे दी है सरकार को, और सरकार का खुद का 49% स्टेक है। एक सिंपल लॉजिक बनता है, और अगर आपने वो डिबेट सुनी थी कोर्ट में तो एक सेंस बन रही है कि अब इसी महीने रिलीफ आना है। मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं, तो क्या रिलीफ आएगा? सपोज़ करिए एक ये कह दिया जाता है कि नहीं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इशू है AGR के उसमें, और हम एक रिलीफ दे रहे हैं, बड़ा रिलीफ दे रहे हैं। मान लीजिए काफ़ी डेट ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है इक्विटी में। वैसे भी वो इक्विटी जो गवर्नमेंट की है उसको आप ना गिने, क्योंकि वो फ्री फ्लोट में नहीं है। कौन सा गवर्नमेंट उसको आके बेचने वाली है? तो इसके लिए उस तरीके से मत देखें कि स्टॉक की ऑलरेडी इक्विटी इतनी बड़ी हो गई है। मेरा ये मानना है कि अब जिसने जो FPO में फंसा हुआ था वो अब तक बेच चुका होगा, या फिर अब बेच रहा होगा, और मार्केट उस सप्लाई को एब्जॉर्ब कर रही है। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, अब ये 11 के ऊपर टिकने को तैयार है। अब एक अप्रोच यहाँ पर ये हो सकती है कि अब 11 का स्टॉप लॉस लगा लें आप अपने FPO प्राइस का। मतलब जिस दिन अगर ये किसी दिन 10.80 10.70 तोड़ देगा कंक्लूसिवली, तो आप फिर बाहर हो जाएं, वरना अब इसको राइड करें। अब हो सकता है ये आपके उस 17 के प्राइस पे भी आ जाए जहाँ से सारे ज़्यादातर लोग फंसे हुए हैं, हो सकता है उसके भी ऊपर टिक जाए। स्टॉक मार्केट में एक बार कोई सेंटिमेंट बदलता है तो उसके बाद हमारा काम ये नहीं है कि ये उस पर नंबर बताना कहाँ तक जाएगा। उसके बाद हमारा काम ये है कि अब अप्रोच कहाँ पर नलीफाई होगी यहाँ पर। अब जैसे पहले 11 रुपये पे ये हाई बनाता था, अब 11 रुपये पे ये लो बना रहा है। अपने आप में आपको बता रहा है कि अब 11 रुपये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। उस तरीके से अब स्टॉक को अप्रोच करें, ये मेरा व्यू रहेगा। बाय द वे, चांदी 2 लाख क्रॉस कर रही है इस समय। राजेश जी, चांदी पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? अनुज जी, वेरी सॉरी, मैं कमोडिटी बिल्कुल मैंने वो इतना डिटेल में हाँ, वो इक्विटी वाले एक्चुअली इक्विटी के अलावा और कहीं जाते ही नहीं है। उनको लगता है कि क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। तो खैर, लेकिन चांदी पर 2 लाख का क्रॉस। खैर एनीवे, आगे बढ़ते हैं। श्योर, बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। टॉप कैश कॉल के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ होंगे टॉप कैश कॉल के लिए प्रकाश गाबसर, अरुण कुमार मंत्री जी और जतिन गिरिया जी। गाबसर, कैश कॉल बताइए, कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? गुड आफ्टरनून यू श्रेया। ये स्टॉक मेरे ख्याल से आपने इसका जिक्र किया था 3-4 दिन पहले। स्टॉक का नाम है इमामी। इमामी में एक अच्छा बेस बना है और एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो कल मिला है। आज कंटिन्यू हुआ है ब्रेकआउट, ट्रेड करा है 539 के आसपास। इमामी 534 का स्टॉप लगाना चाहिए, 5 रुपए का स्टॉप। 550 पॉसिबल है इमामी। ये हो गई गाबसर के पिक। अरुण जी, आपके पिक? कैश कॉल में देखिए, मुझे लग रहा है सिटी यूनियन बैंक एक अच्छा मोमेंटम में नजर आ रहा है। 3 से 4 दिन का हाई भी क्रॉस किया है, तो यहाँ से 294 तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पे आ सकते हैं। तो करंट लेवल पे बाय करें, 267 का स्टॉप लॉस रहेगा। 294 तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पे लेके चले। मोमेंटम पॉजिटिव है और वॉल्यूम्स का भी काफी अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। ओके, सिटी यूनियन बैंक अरुण जी की पिक हो गई है कैश में। जतिन जी, आपका कॉल कैश में? मेरा जो कॉल रहेगा वो CCL प्रोडक्ट्स में रहेगा। एक शार्प रनअप के बाद पिछले 2 हफ्तों से ये स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था। आज वो फॉलिंग चैनल में से एक ब्रेकआउट आया है, 20 डे एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि जो मोमेंटम है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहेगा आने वाले हफ्ते में भी। लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। टारगेट रहेगा 1075 1075 का, और उसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 1000 का। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और रुपए में गिरावट जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए। अच्छा श्रेया, एक बात बताऊं मैं आपको, एक बार रुपया दिखा दीजिए प्लीज़, ताकि पता चले लोगों को हम बात किस बारे में कर रहे हैं। जब ये क्या दिखा दिया, ये अजीब ही चार्ट है। नॉर्मल चार्ट कहाँ गया इसका? ये हाँ, करीब 0.5% की गिरावट है। आपको याद होगा करीब 7-8 दिन पहले हमने बात की थी जब रुपये 90 पर आया था।
एनालिसिस किया था पूरा कि क्यों आपको इस तरह से रुपए से सिर्फ घबराना नहीं है। हाँ। और जस्ट बिकॉज रुपी 90 हो गया है उसका मतलब ये नहीं है कि बस इक्विटी मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। और एक शायद एक लॉजिकल रीज़न भी था कि क्यों 90 के पार भी सरकार कंफर्टेबल है। रुपी चला भी गया तो एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा कंफर्ट देने की ज़रूरत है शायद, तो उस वजह से। खैर एनीवे, एक काम करते हैं, आज बात करते हैं लता मैम से और जानते हैं कि ये जो रुपी में गिरावट नहीं रुक रही है इसके क्यों कारण है। थोड़ी रिकवरी भी आई लेकिन उसके बावजूद अभी भी देखें आप तो दिक्कत है यहाँ पर। लता जी गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे रहे आज रुपी के मूव और क्या कारण रहे। हाँ, आज डॉलर के मुकाबले रुपी एक नया लो पार कर लिया। एक सुबह के ट्रेड में 90.56 रुपीस कॉस्ट था एक डॉलर का, और ये थर्सडे क्लोज 90.36 के मुकाबले 20 पैसे महंगा हो गया था डॉलर। इसके कारण था कि ऑयल कंपनीज डॉलर खरीद रहे थे और कल भी ये एक बाइंग का जोर आया था, और वो था डिफेंस और इंटरेस्ट रेट पेमेंट के वजह से कि रुपी वापस सस्ता हो गया। आज डीलर्स हमें कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क ट्रेडिंग में मतलब कल रात के ट्रेडिंग में रुपी थोड़ा स्ट्रांग हुआ था जब खबर आई कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच कुछ फ़ोन कॉल हुआ है। लेकिन सुबह में वो जो पॉजिटिव पोजीशंस थे, रुपी हैड बिकम 90.15, तो ज़रा स्ट्रांग हुआ था। वो सारे पोजीशन स्क्वायर हो गए जब पता चला कि वो फ़ोन कॉल में ट्रेड डील के बारे में कुछ निश्चित रूप में नहीं डिसीजन नहीं लिया गया या कुछ असर नहीं हुआ उस पर, इसलिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था। लेकिन लोग दो बात हमें बार बार बता रहे हैं कि अभी जो सीरियस मूवमेंट है रुपी का, कल 90.40 तक गया, आज 90.56 तक, ये सब बहुत लिमिटेड वॉल्यूम से हो रहा है क्योंकि पूरा मार्केट में ही वॉल्यूम बहुत कम है। लोगों को 90 के ऊपर डॉलर रुपी पर कुछ ज़्यादा फर्म व्यू नहीं है, और उधर विदेशी बाज़ार में डॉलर इंडेक्स घटा है, क्रूड प्राइस भी घटा है, उसके बावजूद भी रुपी नीचे आया है, तो ये बहुत कम वॉल्यूम में हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब भी रुपी का रिकवरी हुआ, जो हमने आज सुबह देखा 90.56 से रुपी 90.30 की ओर आ गया, ये भी आरबीआई के सप्लाई की वजह से नहीं हुआ, ये एक्सपोर्टर की वजह से ही हुआ है। तो सीसॉ मूवमेंट है और कम वॉल्यूम पे है, लेकिन डायरेक्शन अभी इतना रुपी का स्ट्रेंथ का नहीं है, वीकनेस का ही है। ओके, चलिए अब शुक्रिया लता जी। अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस लेते हैं। मानस जी, सोमिल जी और कविता जी हमारे साथ। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ऑप्शन ट्रेड। सो अनुज जी, ब्लू स्टार में एक अच्छे मूव बनते हुए दिखे हैं। मुझे लगता है 1780 का कॉल एज ऑफ नाउ 35 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। विद स्टॉप लॉस ऑफ 25 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करना चाहिए फॉर द प्राइस मूव ऑफ 45.52 के लिए। ओके, ब्लू स्टार ये कॉल हो गई कविता जी की। सोमिल जी बताइए धमाकेदार ऑप्शन में क्या पिक कर रहे हैं आप? मैंने पिक किया है भारती एयरटेल का कॉल ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस रहेगा 2060। यही मंथ की स्ट्राइक एक्सपायरी रहेगी। ये स्टॉक में लोअर एंड ऑफ द बोलिंगर बैंड 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक अपट्रेंड शुरू किया है। कुछ समय से थोड़ा सा करेक्शन हो रही थी, लेकिन मुझे लगता है ये कंप्लीट होती है यहाँ पर। और कॉल ऑप्शन चल रहा है अराउंड 40 के आसपास। स्टॉप लॉस रखेंगे 28 पर और टारगेट रहेगा 75। ओके, चलिए रही होगी सोमिल जी की ट्रेड भारती एयरटेल पर। मानस जी आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए, एसआरएफ के 3000 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। एसआरएफ में एक इनवर्स सेलेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो 3000 वाला कॉल ऑप्शन 57 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। उसमें आपको 44 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 80 रुपीज 80 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया है 3000 के कॉल ऑप्शन में। ओके, चलिए एक काम करिए, एक बार जरा पीबी फिनटेक लेकर आइए। ये स्टॉक आज रेडार पर है। एक्चुअली पूरा सेक्टर तो है ही, लेकिन पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, पीबी फिनटेक, हाँ अलग अलग स्टॉक है दोनों। अब दो खबरें हैं। तो पहले तो लाइफ इंश्योरेंस में कमीशन घटाने की तैयारी चल रही है, इस पर यश से जानकारी ले लेते हैं। यश गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। तो जो IRDAI चेयरमैन है, उन्होंने बोथ लाइफ और जनरल इंश्योरेंस CEO से अलग अलग मीटिंग करके एक चीज़ बहुत खुले शब्दों में जो कही थी वो थी कि इंडस्ट्री में अभी भी कमीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है
और इसे काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ये जीएसटी चेंज होने के बावजूद ज़्यादा है और इसे और कम किया जा सकता है। इस मैसेज को बहुत सीरियसली लिया इंडस्ट्री ने और लाइफ और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज दोनों एक तरीके से आगे बढ़ चुके हैं सुझाव प्रस्तुत करने की तरफ, किस तरीके से कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम किया जाना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। यहाँ पे इंडस्ट्री ने एक 9 मेंबर की कमेटी बनाई है। इस कमेटी में LIC के MD CEO भी है और दूसरे लोग भी है और इन्होंने अपनी पहली मीटिंग बस कल समाप्त की और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई कि क्या तरीके हो सकते हैं कमीशन कम करने के। पर एक जो सुझाव था, जो एक सबका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखा, वो ये था कि अभी जो फ्रंट लोडिंग ऑफ कमीशन किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी के सेल पे, उसे डिफर्ड तरीके से एप्लीकेबल किया जाए। इसका मतलब क्या होता है? समझिए एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसका स्पैन है 20 साल। उसमें पहले साल जब वो पॉलिसी बिकती है तो 40% कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है और फिर हर साल जैसे जैसे रिन्यू होती है 5% का कमीशन दिया जाता है। इंडस्ट्री का मानना है कि हम एक डिफर्ड मॉडल की तरफ हमें मूव करने की अनुमति चाहिए रेगुलेटर से, जिसके अंतर्गत वो जो 40% कमीशन पहले साल में मिलता है उसे 5 साल में स्प्रेड आउट कर दिया जाए। यानी कि पहले साल में आपको 8% ही मिलेगा और अगले साल अगर आप पॉलिसी रिन्यू लाते हो तो वापस 8%, ऐसे 5 साल तक मिलता रहेगा। पर आप पूरा 40% पहले साल में सिक्योर नहीं कर पाएंगे। ये एक सजेशन है। ये सजेशन हमारे सूत्रों के अनुसार इंडस्ट्री रेगुलेटर के पास 18 दिसंबर तक सबमिट करती दिखेगी। इनफैक्ट कमेटी की मीटिंग अगले हफ्ते भी है इस डिफर्ड मॉडल के अंडर रेगुलेशंस और फाइनल डिटेल्स को डिसाइड करने के लिए। जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो मेरे सूत्रों मुझे बताते हैं कि IRDAI चेयरमैन ने खुद एक प्रेजेंटेशन दिया CEOs को, किस तरीके से कमीशन कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। IRDAI ने सारी कंपनी से पिछले 5 साल का डेटा मंगाया है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पे और एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट पे, और यही मीटिंग में कुछ CEOs ये भी सजेस्ट करते दिखे कि सबसे पहले तो आपने जो एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट तय कर रखी है जो कि 30% है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, 35% है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, उसे जो भी वायलेट कर रहा है पहले उनको पीनलाइज कीजिए। दूसरा, जो जूनी इंश्योरेंस कंपनीज है यानी कि विंटेज इंश्योरेंस कंपनीज है, मतलब जिन्होंने 5 साल बिता दिया इंडस्ट्री में, उनके लिए एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट की लिमिट को कम करके 500 से 1000 बेसिस पॉइंट्स कम किया जाए। यानी कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए ये 30% से 25 या 20% पे लाई जाए और हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, विंटेज कंपनीज के लिए ये लिमिट 35 से 30 या 25% पे लाई जाए। ये करने से ये होगा कि उसके अंडरलाइंग जो कमीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है वो अपने आप उसी प्रोपोर्शन में कम होते हुए दिखेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया यश पूरी जानकारी रखने के लिए। राजेश अग्रवाल जी, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर क्या व्यू है आपका और पॉलिसी बाजार पर क्या व्यू है? देखिए, जो खबर अभी चल रही है कमीशन कम करने की, खास करके टर्म इंश्योरेंस वगैरह में जो 40% से सीधे 8% करने की, मुझे लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है वहां पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि आज के डेट में अगर देखो तो अब मैक्सिमम लोग टर्म इंश्योरेंस की तरफ जा रहे हैं, जो कि पहले इंडाउनमेंट वगैरह में जाते थे। तो अब टर्म इंश्योरेंस में जब कमीशन कम होगा तो सीधी सी बात है कि पीवी फिनटेक जैसे कंपनियों को फर्क पड़ने वाला है। तो इस वक्त यहाँ पे अवॉइड की सलाह रहेगी। जहां तक इंश्योरेंस एज ए सेक्टर की बात है, मुझे लगता है कि जिस तरीके की खबरें ऐसी चल रही है कि शायद 100% FDI आ जाए या 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल की बातें चल रही है, वो सब इंश्योरेंस एज सेक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है। और जिसमें हमारी पहली पसंद अगर पूरे सेक्टर में देखा जाए तो जनरल इंश्योरेंस में GIC RE की रहेगी, जो कि वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत अच्छा पड़ता है, और लाइफ में LIC के रहेगा, जो कि अगर आप देखो तो बावजूद अपना मार्केट शेयर लूज करने के आज भी मार्केट लीडर है। जो उनका AUM है वो पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बराबर या उससे ज्यादा है। एसेट क्वालिटी अच्छी है। AP VNB सारे में बढ़त देखी गई पिछले 2-3 क्वार्टर्स से, और जिस तरीके के नए प्रोडक्ट्स वगैरह वो लॉन्च कर रहे हैं उसे देखते हुए मुझे लगता है कि अगर लंबी अवधि की नजरिया हो तो यहाँ पे नजर रखनी चाहिए। हालांकि स्टॉक ने कुछ विशेष करके नहीं दिया है, बट फंडामेंटली बहुत साउंड है और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए उपयुक्त है। ओके, मीनवाइल लक्ष्मण जी की खबर पर मुहर लग रही है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल, ये अभी ऐड चल रहा है हमारा, एक बार वो आ जाएगा तो आपको न्यूज़ दिख जाएगी उसको मंजूरी मिल गई है।
और CNBC की आवाज़ की खबर पर यहाँ पर मुहर लगती हुई। चलिए कुछ देर में लक्ष्मण जी को भी जोड़ेंगे और डिटेल भी जानेंगे वापस पूरी खबर के। वैसे खबर तो आपको कल ही दे दी गई थी, लेकिन एग्जैक्ट डिटेल्स क्या हैं अगर उन्हें मिले हैं उस पूरे बिल के, तो वो भी थोड़ा समझ लेंगे। 4 का चौका की शुरुआत कर लेते हैं, तब तक सस्ता ऑप्शन मानस जी से लेंगे, उसके बाद चलेंगे सौमिल जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए चलेंगे अरुण कुमार मंत्री जी के पास, और मिड कैप फंडा के लिए फिर चलेंगे राजेश अग्रवाल जी के पास। तो सस्ता ऑप्शन लेते हैं। मानस जी बताइए क्या रहेगा आपका सस्ता ऑप्शन? तो देखिए JSW एनर्जी यहाँ पर ध्यान है, मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ रिवर्सल के साइन तो है, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 480 वाला कॉल ऑप्शन 11 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 7 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट 20 रुपए के सेट करने हैं। JSW एनर्जी सस्ता ऑप्शन के लिए मानस जी की तरफ से ये पिक आ गई। और FNO सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी बताइए आपका काउंटर। मैंने चुना है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस मैंने कई बार मेंशन किया है, लेकिन ये स्टॉक ने सिंस अगस्त से 20 डेली मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी है, एंड एवरी टाइम ये एक फ्लैग पैटर्न बनाता है या ट्रायंगल पैटर्न बनाता है और इस पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलता है। इस बार भी ऐसा ही है। इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ है, मैं समझता हूँ ये ऊपर की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस वुड बी अराउंड 300 और टारगेट होगा 335। ओके अरुण जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा आज चार्ट का चमत्कार में? अनुसार मुझे लग रहा है मारुति में एक ब्रेकआउट है और 16,500 के कॉल राइटर्स भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो मारुति मुझे लग रहा है बड़ा मूव देने के लिए तैयार है। 17,100 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है मारुति में आने चाहिए। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से मारुति को लेकर चल सकते हैं। 17,100 के टारगेट रहेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा 16,290 के आसपास लगा के रखें। रिस्क रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है, तो एज ए पोजिशनल ट्रेड मारुति को लेकर चल सकते हैं। ओके मारुति एज ए पोजिशनल ट्रेड भी देख सकते हैं आप। सुबह इसको सुझाया भी गया था। मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी कौन सा काउंटर? श्रेया जी ब्लू स्टार के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखो तो रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों लेवल्स में अगर आप देखा जाए तो इस कंपनी की ब्रांड रिकॉल और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोनों बहुत शानदार है। नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लगा रहे हैं रूम एसीज में भी और कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी, जो कि आने वाले दिनों में इनकी इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम कर देगी। और उसके अलावा ये एक्सपोर्ट पे बढ़ावा देने की अपॉर्चुनिटीज खोज रहे हैं, खास करके यूएस और यूरोप के मार्केट में। EMP डिविजन्स की आज के डेट में ऑर्डर बुक 5,000 करोड़ के ऊपर की है। RAC में इनका मार्केट शेयर करीब 14% है, जो मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि बढ़ाने की कोशिश में है। कमर्शियल रेफ्रिजरेशन में भी 30% का मार्केट शेयर है। 250 से 300 करोड़ का केपिक्स अगले 2-3 साल में अनाउंस्ड है। शानदार कंपनी, मुझे लगता है 2000 के टारगेट के लिए यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। स्टार मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी की पिक आ गई और अच्छा परफॉर्मेंस ब्लू स्टार वोल्टास पूरे स्पेस में देखने को मिल रहा है। 4 का चौका की हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ। माइनस जी ने सुझाया JSW एनर्जी और यहाँ पे आपको 480 का कॉल लेना है। 20 की टारगेट देख रहे हैं वो, 7 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। FNO सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी को अच्छा लग रहा है L&T फाइनेंस। यहाँ पे फ्यूचर में खरीदारी की राय 335 तक के टारगेट देख रहे हैं वो, 300 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। अरुण कुमार मंत्री जी को मारुति भा रहा है और 17,100 तक के टारगेट देख सकते हैं वो, 16,990 तक का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मिड कैप फंडा ब्लू स्टार को चुना गया है लंबी अवधि के नजरिए से खरीदारी की राय फिलहाल। और अब चलते हैं हम, जो हमारी CNBC आवाज़ ने आपको खबर बताई थी पूरे बिल को लेकर जो अपडेट आ रही है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल को लेकर जो अपडेट्स हैं उस पर अब मुहर लगती हुई और ये जो बिल है उसको अब मंजूरी मिल गई है। ये पूरी खबर पर लक्ष्मण रॉय जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण सर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके खबर पर मुहर लगी। अब बताइए अब क्या है अपडेट्स? जी थैंक यू। दरअसल कैबिनेट की बैठक अब से कुछ ही मिनटों पहले खत्म हुई है। संसद में कैबिनेट की बैठक चल रही थी संसद भवन परिसर में और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस बैठक में क्या फैसला लिया गया इसकी औपचारिक जानकारी तो 4 बजे दी जाएगी, लेकिन जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है इसको यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल 2025, इसका नया नाम जैसा कि हमने बताया था सबका बीमा सबकी रक्षा बिल जो है वो इसका नाम रखा गया है। और इसके तहत जितने भी इंश्योरेंस लॉज हैं उसमें अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। और इसमें जो सबसे 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं कि FDI की सीमा 74% से बढ़ा 100% किया जाना,
कंपोजिट लाइसेंस का दिया जाना, पेडअप कैपिटल का बढ़ाया जाना, तो एक महत्वपूर्ण है। और इसमें ये भी समझा जा रहा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी बिल था जिसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने वाले प्रावधान किए गए थे, जिसका नाम शांति बिल रखा गया था, उसको भी शायद कैबिनेट ने यहाँ पे मंजूरी दे दी है और अगले हफ्ते कैबिनेट के संसद के सत्र में इसको लाया जाएगा। सरकार की कोशिश होगी कि इसको संसद से पारित कराया जा सके। ओके, तो लक्ष्मण जी मंडे को इसमें आएगा, पार्लियामेंट में आएगा, राइट? हाँ, कह सकते हैं मंडे को आएगा, नहीं तो मैक्सिमम ट्यूसडे को आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट पे कौन सी चीजें आनी होती है उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है। उस बैठक पे सारे एजेंडा को तय किया जाता है, तो मंडे ट्यूसडे में से आ जाना चाहिए, क्योंकि 19 तारीख आखिरी तारीख है। तो 19 तारीख को आमतौर पर विधायी काम नहीं होते हैं, तो सरकार को पारित करना भी होगा, तो 18 तारीख तक यानी थर्सडे तक इसको पारित करना होगा। तो मंडे या ट्यूसडे को ला करके चर्चा करके इसको पारित करना चाहिए। वो सारे प्रोविजंस जो आपने डिस्कस किए थे, कंपोजिट वाले, वो LIC एक्ट वगैरह, वो सब इसमें शामिल होंगे? ये सारे प्रावधान इसमें शामिल होंगे, क्योंकि इसके पूरे एक नाम के साथ दिया गया है कि उसमें सारे प्रोविजन को स्ट्रीमलाइन किया गया है इंश्योरेंस सेक्टर में पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। ओके, चलिए लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया। CNBC आवाज़ की खबर पर मुहर। और देखिए आप जरा, सारे के सारे लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं इस समय, और एकदम से एक बड़ा मूव आ रहा है इन सब स्टॉक्स में। एक बार न्यू इंडिया एश्योरेंस भी लेकर आइए, जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स, यहाँ पर भी अच्छे मूव इस समय आ रहे हैं। ये देखिए न्यू इंडिया एश्योरेंस एकदम से, ये सबसे ज़्यादा मूव एक्चुअली एकदम से न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC में आया है। जो जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं उनमें बड़े मूव इस समय आ रहे हैं। राजेश जी, हम बात कर चुके हैं वैसे इंश्योरेंस स्टॉक्स की, लेकिन इन पर्टिकुलर न्यू इंडिया एश्योरेंस पर कोई स्टॉक है क्या, कोई व्यू है क्या? देखिए दोनों अंडर वैल्यूड है, फिर वो चाहे GIC हो चाहे न्यू इंडिया हो, दोनों ने लगातार अंडर परफॉर्म किया है। आज की डेट में अगर आप देखो तो ऊपर के लेवल से बहुत अच्छा करेक्ट कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से कोई वैल्यू बाइंग आ रही है, और इस तरीके के कोई ट्रिगर्स आते हैं, इस अमेंडमेंट बिल से कुछ पॉजिटिव रुझान आते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से और भी बढ़त हो सकती है। ओके, तो फिलहाल ये व्यू हो गया न्यू इंडिया एश्योरेंस पे, और अच्छे मूव्स, अच्छी पॉजिटिव खबर ये पूरे इंश्योरेंस स्पेस के लिए। कुछ काउंटर्स में और दिखते जहां पर अच्छी तेजी। ब्लू स्टार सुझाया गया था, राजेश अग्रवाल जी ने चुना, सुबह हमारे पैनल ने भी चुना था। सोमिल जी, मैं आपसे शायद कल पूछ रही थी ब्लू स्टार के ऊपर। वोल्टास अब देखेंगे आप, वोल्टास पे रिपोर्ट आई सिटी की, और वो कह रहे हैं ये स्टॉक 2026 में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, 37% के अपसाइड देख रहे हैं वो। वोल्टास में आप कहाँ तक के टारगेट्स देख रहे हैं? वोल्टास में मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ, बिकॉज 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। अभी 200 डेली मूविंग एवरेज एग्जैक्टली अराउंड 1380 पर है, और वहीं पे ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। थोड़ा और एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, ये दोनों ही इंटरसेक्ट कर रही है। जब ये दोनों ही ब्रेकआउट हो जाएंगे, दैट विल बी द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक, विच विल बी अराउंड 1380 के ऊपर एक बार क्लोजिंग आ जाए, दैट विल बी द राइट टाइम टू बाय द स्टॉक। लेकिन ऊपर में जो टारगेट्स हैं वो 1470 का पहला टारगेट होगा, और दूसरा टारगेट 1535 के आसपास का होगा। ओके, चलिए काम करते हैं, इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हमारे साथ राहुल अरोड़ा जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे मार्केट के ऊपर। बैक, हफ्ता बहुत ही मिक्स रहा। पहले 2 दिन ज़बरदस्त ख़राब रहे। बुधवार को मार्केट ने रिकवरी की उम्मीद दिखाई, कल मार्केट में शानदार तेज़ी हुई, आज मार्केट में वापस तेज़ी हुई। कुल मिलाकर नेट जमा घटा कुछ नहीं, और अगर आप देखें तो वीक टू डेट हम हल्के से लॉसेस के साथ ही बंद होंगे। लेकिन हमारे साथ अब राहुल जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल, गुड आफ्टरनून। राहुल, मार्केट भले ही ऑल टाइम हाई के करीब हो, 26,050 पर हैं हम, 26,300 का ऑल टाइम हाई है, लेकिन कहीं से भी मार्केट को देखकर फीलिंग नहीं आ रही है वो ऑल टाइम हाई वाली। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका इस समय क्या व्यू है इस मार्केट पर? गुड आफ्टरनून अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आई थिंक आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको सम अप किया है कि आप फिनिश लाइन तक पहुंच चुके हैं इन अ वे, लेकिन वो एक्साइटमेंट थोड़ी मिसिंग है आई थिंक, क्योंकि अनुज इतना ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन नहीं रहा है। आई थिंक काफ़ी हद तक FIIs एब्सेंट हैं, काफ़ी सारे मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स अभी भी काफ़ी हद तक अपने लाइफ हाई से काफ़ी दूर हैं, कुछ 25, 30, 35%। तो आई थिंक एक जो फ्लेवर होता है रिटेल का, HNI, अल्ट्रा HNI का, वो इतना पार्टिसिपेटरी नहीं रहा है। तो उनके फेवरेट स्टॉक्स, जैसे कुछ ही देर पहले आप एक दूसरे गेस्ट के साथ वोल्टास, ब्लू स्टार वगैरह का जिक्र कर रहे थे, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जिनके दैट हैव हैड सम वेरी ट्रबल्ड टाइम्स इन द रीसेंट पास्ट। तो आई थिंक जो न्यूज फ्लो भी है अनुज, आई थिंक जो अभी H1B की भी चर्चा हो रही है,
जो हमारी करेंसी की भी जो स्थिति है। तो आई थिंक हर एक पॉजिटिव के लिए एक थोड़ा सा नॉट सो पॉजिटिव न्यूज भी है, लेकिन ऑल थिंग्स सेड एंड डन वी आर अ मंथ एंड अ हाफ अवे फ्रॉम द बजट। तो आई थिंक जैसे जैसे बजट करीब आता जाएगा थोड़ी एक एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, एंड आई थिंक अगर वो डिलीवर कर जाए तो देन देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट वी कुड नॉट ओनली टेक आउट द प्रीवियस हाई बट मूव अ लिटिल हायर देन दैट। ओके, बिल्कुल। तो राहुल, इस समय सबसे ज़्यादा अगर आप फ्रेश बुलिश व्यू लेंगे किसी सेक्टर पर या किसी स्टॉक्स पर, हाईएस्ट कन्विक्शन आपका इस समय कहाँ पर है? आई थिंक अनुज, विदाउट अ डाउट आई थिंक BFSI पे अभी भी होगा, क्योंकि अगर आप पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स भी देख लें, जो सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट की जो डेटा आती है हर 14 दिनों में, अगर वो भी देख लें तो क्रेडिट ग्रोथ अभी भी आपकी कुछ 11.5-12% के आसपास है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट वैसे भी डबल डिजिट में आ चुका है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट 8.5-9%, हाउसिंग भी ठीक ठाक कर रहा है। तो आई थिंक अगर आप जैसे ICICI, HDFC एक्सिस को देख लें जो 3 सबसे बड़े, और कोटक को देख लें, इन सब के ROEs जो हैं ये 14.5-16 के बीच में हैं। इन सब के ROAs जो हैं ये करीबन 1.7, 1.8 और 2 के बीच में हैं। और वैल्यूएशंस अगर आप एक्सिस को हटा दें, क्योंकि एक्सिस आई थिंक 1 ईयर फॉरवर्ड पे शायद 1.5 पे है, बाकी सारे होंगे करीबन 2.3 से लेके 2.6 तक। तो मुझे नहीं लगता कि जब क्रेडिट ग्रोथ रिवाइव हो रहा है, आई थिंक दी एट बेस्ट एक और रेट कट हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। तो आई डोंट थिंक निम्स पे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आने वाला है। आपने देखा होगा अनुज कि ये जो आंकड़े आए थे पिछले क्वार्टर के, काफी सारे बैंकों के सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट हुए हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन में, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है, आप ऑपेक्स देखें वो कंट्रोल में है। तो आई थिंक एक वो है। दूसरा, आप थोड़ी देर पहले चर्चा इंश्योरेंस पे कर रहे थे, आप इंश्योरेंस नंबर्स भी देख लीजिए। जो इंडिविजुअल APE ग्रोथ है वो 20% रही है, जो LIC का मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 25% पे आ चुका है, जो नॉन इंडिविजुअल APE का ग्रोथ है वो करीबन 28% था। अगेन वैल्यूएशंस आर नॉट टू डिमांडिंग, ये भी सारे जो हैं रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू इनकी 17, 18, 19% है। Again, not trading at very high price to embedded values, roughly about 1.5 to 2 times. So I think BFSI will be the clear bet, Anuj. और जो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि GST कट का एक बेनिफिट था जो ऑटो सेल्स नंबर्स में देखा था, बट ऑटो फाइनेंसर्स आर आल्सो डूइंग वेल। तो आई थिंक मेरा एक झुकाव उधर भी होगा। तो आई थिंक नॉट जस्ट बैंक्स, आई थिंक हाउसिंग फाइनेंस, ऑटो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, ये पूरा मेरा सबसे ओवरवेट सेक्टर, बिकॉज मुझे यहाँ पे हल्की सी एक ग्रोथ नजर आ रही है अगले 2 साल FY 27-28 में। मुझे लगता है कि ये सेक्टर 13 से 15% ग्रो कर सकता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं और जो मिड कैप प्लेयर्स हैं वो 15 से 25% ग्रो कर सकते हैं। तो ये ग्रोथ के मुकाबले वैल्यूएशंस आर स्टिल नॉट लुकिंग वेरी डिमांडिंग। ओके, गुड आफ्टरनून राहुल जी। BFSI साथ ही ऑटो स्पेस का जिक्र किया जहां पे आपको कन्विक्शन दिख रही है फिलहाल, लेकिन मेरा सवाल आपसे EMS स्पेस को लेकर है। काफ़ी उतार चढ़ाव हमने हाल के दिन में देखे हैं EMS स्पेस को लेकर, पहले केन्स पे रिपोर्ट, फिर PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, फिर डिक्सन और वीवो के जॉइंट वेंचर को लेकर एक बड़े सवाल, लेकिन अब चलना शुरू हुआ है। तो EMS स्पेस के उतार चढ़ाव को कैसे देखा आपने, और अब क्या व्यू बन रहा है आपका EMS स्पेस को लेकर? क्या आपने हाल फिलहाल में कहीं से ऐड किया है और क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए यहाँ पर? देखिए, ये एक ऐसा स्पेस है जहां पे बहुत कॉन्सेंट्रेटेड प्लेयर्स हैं। ये जैसे हम अभी बैंक्स का जिक्र कर रहे थे या बाकी सेक्टर्स का, ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सेक्टर्स हैं। इनमें गिने चुने आपको 4-5 नाम हैं जो आप लिक्विडिटी भी देख लें स्टॉक्स की, जो अगर आपको एक इंपॉर्टेंट पोजीशन भी बनानी है, आपको इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं लेना है, तो गिने चुने 4-5 स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में जहां पे आपको एंट्री और एग्जिट अच्छे से मिल सकता है। ये 3 नामों का जिनका आपने जिक्र किया, ऑब्वियसली तीनों इवेंट बेस्ड थे। पर्टिकुलरली जैसे हम डिक्सन की बात करें तो डिक्सन एक ऐसी कंपनी है, अगर आप IPO से उठा के देख लें, ऑफ कोर्स ये सभी जानते हैं कि ये मल्टी बैगर रहा है, लेकिन IPO से लेके अब तक ये एक ऐसी कंपनी है जिसने हर साल 35 to 45% की ROE ROCE दी है। उनका मार्जिन जो है करीबन 4% पे स्थगित हो चुका है। कुछ सालों में हो सकता है कि वो 3.7, 3.8 हो जाए, 4.2, 4.3 हो जाए। कैश फ्लोज बहुत सुपर्ब हैं और काफी हद तक प्रोडक्ट प्रोफाइल अब डाइवर्सिफाई हो चुकी है अवे फ्रॉम मोबाइल फोन्स, टेलीविजन एक्सेट्रा। तो आई थिंक फॉर मी डिक्सन इज अ बाय ऑन एवरी डिप। एम्बर इज अनदर इंटरेस्टिंग नेम। आई थिंक वहां पे भी अगर हमें थोड़ा बहुत करेक्शन मिल जाए, क्योंकि जो PLI की जो बेनिफिट्स थी, जो हम पिछले समझो 1-1.5 साल से हम बात कर रहे हैं PLI की, और जो कैपेसिटीज ऐड हुई हैं,
इनका जो बैलेंस शीट और पीएनएल पे बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा वो FY27-28 में आएगा, क्योंकि इट्स अ प्रोसेस, राइट? पहले आप पीएलआई की अप्लाई करते हैं, अप्रूव आता है, कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, फिर आप बिल करते हैं. तो आई थिंक दिस स्पेस इज इन अ गुड स्पेस. आई वुड बी अ बाय प्रेडोमिनेंटली इन डिक्सन एंड एम्बर, पर अगर आप इनके कुछ OEMs में चले जाएं, जैसे एयर कंडीशनिंग वगैरह में, वहां पे मैं थोड़ा वेट करूंगा, क्योंकि काफी हद तक वी डिड नॉट हैव द बेस्ट समर लास्ट ईयर. रेन्स थोड़ा डिले हो चुके थे, विंटर का थोड़ा अर्ली ऑनसेट हो चुका है. तो इनके कुछ जो OEMs हैं, इनके लिए हो सकता है मैं अगले 3-4 महीने वेट कर जाऊं या 2-3 महीने. बट आई थिंक ऑन एवरी डिप राइट नाउ, जो कि मुझे लगता है कि डिक्सन इज अ कंपनी दैट विल ग्रो एट 30-35% टॉप लाइन नेक्स्ट 2 years CAGR. I think given the operating leverage in the business, उनका पैड ग्रोथ भी उतना होगा. So on any dips, I would look to buy Amber as well as Dixon. अगर आप थोड़ा ब्रेव होना चाहते हैं, तो I think PG Electroplast after the clarification from the management at the margin. But if it's just two names, it will be Dixon and Amber. ओके, डिक्सन और एम्बर इस स्पेस से आपके दो प्रिफर्ड पिक्स हो गए. अच्छा, अभी राहुल जी आपने जिक्र किया ऑटो स्पेस का. ऑटो एंसिलरीज स्टॉक्स में भी अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली आज के सत्र में. अगर स्पेशली मैं बात करूं, सोना कॉम्स, संवर्धना मदरसन, भारत फोर्ज जैसे स्टॉक्स चले हैं. इनफैक्ट जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई और ट्रेड डील को लेकर जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो क्या अब सही समय लग रहा है आपको ट्रेड डील रिलेटेड स्टॉक्स पे नज़र रखने के लिए? सही समय है, और ऐसे मूड माहौल में आपका टेक क्या होगा? देखिए, इसमें दो चीजें हैं. एक, आप यूएस को क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और आपकी एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस. ऑब्वियसली एक्सपोर्ट रियलाइजेशंस बेनिफिट इससे करेंगी कि आपकी रुपी ऑलमोस्ट 91 तक हो चुकी है. तो आई थिंक जिसकी भी बिलिंग US डॉलर्स में होती है, तो ऑब्वियसली एट द मार्जिन आपको बिलिंग पे उसका फायदा आएगा व्हेन यू आर एन एक्सपोर्ट प्लेयर. चाहे ऑटोकॉम प्लेयर हैं आप, चाहे फार्मास्यूटिकल प्लेयर हैं, चाहे IT सर्विसेज प्लेयर हैं. तो वो एक आर्ग्यूमेंट हो गया. बट आई वुड नॉट नेसेसरीली लुक एट बाइंग स्टॉक्स जस्ट फ्रॉम दैट एंगल. अगर आप डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट्स प्लेस की बात करें, तो आई थिंक सोना एंड मदरसन वुड बी द टू प्लेस आई वुड डू. बिकॉज उनका एक तो, जैसे अगर आपने मदरसन का जिक्र किया, मदरसन का जो प्रोडक्ट प्रोफाइल है, जो OEMs हैं, दे आर केटरिंग टू द Audis, Mercedes एंड द BMWs ऑफ द वर्ल्ड. तो अगर आप इंडिया में भी इनके सेल्स देख लें, ग्लोबली तो अच्छे हैं ही. जो हम के शेप रिकवरी की बात काफी टाइम से करते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 2-3 साल से, इनके सेल्स स्लो डाउन ही नहीं हो रहे. तो जहां पर मुझे विजिबिलिटी है कि OEM अच्छा कर रहा है, आई वुड बी अ रीजन, आई वुड हैव प्ले द प्रॉक्सी ऑन दैट. मदरसन के कैश फ्लोज भी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट नेम टू प्ले. सोना का स्ट्रक्चर थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है. देयर आर अदर फैक्टर्स गवर्निंग, सो आई एम नॉट श्योर वेदर आई कुड पोटेंशियली वेट फॉर अनदर a little bit of an entry price into Sona. But I think जो आपने जिक्र किया, I would be fairly comfortable buying tire stocks, something like a CEAT, whose results were also very good. Something like a Jamna Auto, which is a proxy on the tractors and CVs. कुछ ट्रैक्टर्स के आंकड़े भी बहुत सॉलिड आए हैं. आपने देखा होगा M&N के ऑलमोस्ट 32% का जो लास्ट मंथली नंबर था, ग्रोथ था. तो आई थिंक आई वुड लुक एट सम ऑफ दीज दैट आर प्रॉक्सी ऑन डोमेस्टिक प्लेयर्स एज वेल. लेकिन जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं, जहां पे OEMs में मुझे सेल्स दिख रहे हैं, जैसे मदरसन का जिक्र किया आपने, आई वुड बी अ बायर. एंड भारत फोर्ज इज एन इंटरेस्टिंग प्ले बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ डिफेंस एंगल. सो आई थिंक माई पैकिंग ऑर्डर वुड बी मदरसन, फॉलोड बाय भारत फोर्ज, CEAT एंड जमना ऑटो इन द ऑटो कंपोनेंट स्पेस. राहुल, एशियन पेंट्स पर अब क्या व्यू बन रहा है? क्योंकि एक 52 वीक लो से 52 वीक हाइक का सफर रहा, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में वापस यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग आ रही है. अनुज, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसकी मैंने पर्सनल होल्डिंग में कोई टिंकरिंग नहीं की है. जब आई हैव केप्ट द फेथ, बहुत लॉसेस देखे हैं. हमारी काफी जिक्र हुई है इस स्टॉक को लेके, कंपेयरिंग इट टू मारुति, डीमार्ट, बजाज फाइनेंस, क्योंकि जब आप उस लेवल पे, उस वैल्यूएशन पे होते हैं. लेकिन अनुज, आई थिंक काफी हद तक जो कंपेटिटिव नॉइस था, चाहे वो इंडिगो पेंट्स की बात हो, JSW पेंट्स की बात हो, एंड सम अदर कंपेटिटर्स आल्सो, आई थिंक दैट नॉइज इज बाय एंड लार्ज बिहाइंड. जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था अबाउट cars, about houses, across the board. I think whether you look at housing paint, industrial paint, I think they will do well. क्योंकि रिप्लेसमेंट डिमांड भी एक चीज होती है जो कि मेरे हिसाब से काफी एक्सटेंट तक किक इन होगी. These are not cheap stocks, अनुज. इनमें कोई दिक्कत नहीं है. I think the only thing is, अगर आप 20%
के ग्रोथ पे यूज टू हो जाते हैं, जैसे डी मार्ट, बजाज फाइनेंस एक्सेट्रा, वो 20 का 17-18 हो गया तो मार्केट उसको डी रेट कर देती है। किसी ने बोल दिया मैं एंट्री कर रहा हूं तो मार्केट ने डी रेट कर दिया, बट ऑन इट्स ओन फंडामेंटल्स these stocks don't shake. So I don't see any reason to sell this stock if you're holding. These are blue chip names, Anuj. We've been holding them for years, and I would continue to be a believer and buyer in every day. ओके, एक आखिरी सवाल। आज मेटल स्टॉक्स में आज ही क्या पिछले 3-4 दिनों से अच्छी बाइंग है हिंदुस्तान जिंक जैसे स्टॉक्स में, यहाँ क्या व्यू होगा आपका? अनुज, एक तो चाइना में काफी हद तक इंटरेस्ट रिवाइव हो चुका है, नॉट ओनली फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स बट उनकी इकोनॉमी में भी। तो आई थिंक इफ चाइना इज डूइंग वेल, इट हैज अ रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन मेटल्स। दूसरा, जो चाइना और यूएस की ट्रेड डील की एंटिसिपेशन थी, वो काफी हद तक जिस तरह का डैमेज एक्सपेक्टेड था वो नहीं हुआ। तीसरी बात, जैसे आपने हिंदुस्तान जिंक का जिक्र किया, उनके पास एक सिल्वर कंपोनेंट भी है, a fair bit of their EBITDA, almost 15-20% coming from silver. So obviously silver hitting record highs will also help. I think Anuj, जहां पे आप ग्लोबल कैपेक्स की जो बात करते हैं, जैसे हम इंडिया का भी देख रहे हैं, जो लास्ट कुछ महीनों से मैं देख रहा हूं कैपेक्स को ट्रैक करते, इस साल आपका कैपेक्स अनाउंसमेंट 4-5% लोअर है कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट द इंक्रीमेंटल अनाउंसमेंट्स विद एंड द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर हैपनिंग, जैसे अब Amazon का देख लीजिए, a lot of IT sector companies have invested in India and this is happening across the world. So I think as a second order beneficiary, I would certainly look at metal stocks. My preferred names out there would be Hindalco and Tata Steel. Hindustan Zinc can be a good trade in trade out, but अगर आपको इनमें 2 stocks लेके बैठने हैं, I would prefer something like a Tata Steel and a Hindalco. ओके, हिंडाल्को और टाटा स्टील, ये प्रेफर्ड पिक्स आपके स्पेस से। शुक्रिया राहुल जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, तो तमाम सवालों के इतने अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। 26,052 के स्तर पर निफ्टी 26,057 का फ्रेश इंट्राडे हाई है आज। बैंक निफ्टी भी 200 अंक ऊपर। शानदार रैली आज अच्छी लग रही है क्लोजिंग से। क्या किया जाए? मंडे कैरी किया जाए, फिलहाल न्यूट्रल जाए, क्या किया जाए? देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर मूव पकड़ना है, और ना ही हम ये क्रेडिट लेते हैं कि मतलब ये मूव भी हमने पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाए। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये वाला मूव मार्केट का मिस हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोज अच्छी है, लेकिन मार्केट की क्लोज अच्छी है, मार्केट की क्लोजिंग शानदार रही है। अब कैरी करना है नहीं, थोड़ा सा टफ होगा इस समय कहना श्रेया, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जिस तरीके से बदल रहा है, जैसे मैं कह रहा हूँ, मार्केट में क्लोज भले ही 26,000 से ऊपर की रही हो, लेकिन अभी भी वो समहाउ वो एक कॉन्फिडेंस मिसिंग है, पता नहीं क्यों। जो भी है, तो कहते हैं ना, वो जब भी मेट में वो करीना कपूर बोलती है ना कि ट्रेन छूट रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो अब पता नहीं, मतलब ये जो भी है, मेरा ये मानना है, वैसे भी वीकेंड आ रहा है, वीकेंड रेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको मार्केट बस मंडे को आएगा और 300 पॉइंट गैप अप दिखा देगा, अनलेस ऑफकोर्स ट्रेड डील अनाउंस हो जाए, जो हमें नहीं पता। लेकिन आराम से वीकेंड रेस्ट लेने की क्या ज़रूरत है? मंडे को आइए, ट्रेड लीजिए। इंट्राडे में मार्केट मौके दे रहा है आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा है। आज भी मार्केट ने बतेरे मौके दिए इंट्राडे में वैसे, और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो शानदार मौके दे ही रहा है मार्केट आपको। मेटल्स है, केमिकल्स है, इतनी सारी स्पेसेस है जो हमने डिस्कस किए हैं, वहाँ अच्छे मूव्स हैं ही आपके लिए। कल परसों से हम बात कर रहे थे, कल हमने मुथूट फाइनेंस की बात की थी, आज मुथूट में देखिए किस तरीके का मूव्स आ गया। सुबह भारत फोर्ज की बात हो रही थी, भारत फोर्ज देख लीजिए आप किस तरीके से, आई थिंक सोना BLW। तो जिस तरीके से ये स्टॉक्स अब आ रहे हैं, अब असल में होता क्या है कि एक होता ना ह्यूमन ब्रेन, आपकी सिर्फ सही कॉल याद रहती हैं, खराब कॉल नहीं याद रहती हैं। तो अब वो एक्चुअली इसके लिए तो ये मतलब, लेकिन मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक अच्छे मूव आ रहे हैं आपको, आप थोड़ा सा लेकिन पेशेंस रखिए और फोकस करिए इन स्टॉक। तो चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि डीलिंग रूम से उन्हें क्या फीडबैक मिल रहा है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, उनमें सबसे पहले IIFL फाइनेंस, और आज दोनों ही NBFC शेयर्स हैं जो डीलर्स को पसंद आ रहे हैं। IIFL की सबसे पहले बात करते हैं, जहां डीलर्स कह रहे हैं कि 590 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं दिसंबर फ्यूचर्स में, और ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग आज देखने को मिल रही है। तो डीलर्स यहाँ BTST की सलाह दे रहे हैं। और PNB हाउसिंग, देखिए यहाँ एक नए CEO की नियुक्ति अनाउंस हो गई है, टाटा कैपिटल से वो आ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब CEO का इस्तीफा हुआ था, तब ये स्टॉक का लेवल था 1150 के आसपास, तो वहाँ से स्टॉक गिरते गिरते नीचे आया है। अब नए CEO की जो नियुक्ति थी वो हो चुकी है। डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ 5 से 10% के मूव्स आ सकते हैं। तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की आज से बाइंग शुरू हो गई है, तो ये काउंटर है जो आज डीलर्स के रेडार पे है।
ओके, तो शुक्रिया यतिन जी। डीलर्स कहाँ पर दाव लगा रहे हैं वो बताने के लिए आपके स्क्रीन पर आएगा पीएनबी हाउसिंग और खबर भी थी, साथ ही आईएफएल फाइनेंस, ये 2 स्टॉक्स बीटीएसटी सुझाए गए हैं डीलर्स की तरफ से। चलिए अब हम पैनल से भी बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। कविता जी, शुरुआत करना चाहूंगी आपसे, बताइए क्या कैरी कर रही हैं आप सोमवार के लिए, बीटीएसटी या एसटीबीटी? बीटीएसटी लेकर जाएंगे श्रेया, और मुझे लगता है आईटी और एनबीएफसी, ये 2 सेक्टर लुकिंग गुड। तो एज ऑफ नाउ फ्रॉम आईटी, टीसीएस इज लुकिंग गुड टू मी। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है एक अच्छे मूव बनते हुए दिख सकते हैं इस काउंटर पर। फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3260, 3280 के प्राइस मूव के लिए टीसीएस लेकर जाना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3180 का। टीसीएस, ये होगी कविता जी की पिक। गावा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? मैंने स्टॉक चुना है वो बॉटम्स अप अप्रोच, कोई 13 हफ्तों से हम गिरावट देख रहे हैं, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। अब जाना है तो यहीं से ऊपर जाना है। अब ट्रेड कर रहा है 11724, अब स्टॉप लगाएंगे 11625 का, करीब 100 रुपीज का। मेरे ख्याल से 12,000 तक जाना चाहिए, मैटर ऑफ टाइम। अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में कल भी तेजी थी, आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। 2.5% अप, डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। मानस जी बताइए आपकी पिक। तो देखिए, मुथूट फाइनेंस पे खरीदारी करके जाएंगे। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है चार्ट्स पे, तो इसके फ्यूचर में, मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 3850 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। 3799 का स्टॉप लॉस लगाना है मुथूट फाइनेंस के फ्यूचर में, और 3950 के टारगेट सेट करने हैं। अरुण जी, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे मॉर्निंग? अगेन एएमसी स्टॉक्स में मोमेंटम है, और मुझे लग रहा है यूटीआई एएमसी बीटीएसटी के लिए काफी अच्छा नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 1138 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें, और 1172 तक के टारगेट्स। ओके, यूटीआई एएमसी ये कैरी कर रहे हैं अरुण जी। सोमुल जी, आप क्या कैरी करेंगे मंडे के लिए? मैं कैरी करूंगा एचपीसीएल। इसके पहले मैंने बीपीसीएल दिया था, अब ये एचपीसीएल भी दे रहा हूँ। एचपीसीएल में एक इंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखा गया है, तो एचपीसीएल वुड बी माय बेट। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। गुड सेटअप, हार्ड ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन बनना ऑलरेडी शुरू हो गया है। स्टॉप लॉस रहेगा 448, टारगेट रहेगा 490। ओके, एचपीसीएल ये ट्रेड हो गई सोमिल जी की, कल के लिए आपको ये कैरी करना है, और ओएमसी स्पेस में भी अच्छी खासी बाइंग। अब आप बता दें कि अगले हफ्ते कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स होंगे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कंचन से समझ लेते हैं। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताइए अगले हफ्ते के ट्रिगर्स क्या हैं? जी डेफिनेटली, अगर अगले हफ्ते के ट्रिगर्स की बात करें तो हफ्ता हमें थोड़ा सा ठंडा देखने को मिल सकता है। कोई मेजर इवेंट यहाँ पे लाइन अप होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। स्टार्टिंग विद 14 दिसंबर 2025 यहाँ पे चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, उस लिहाज से ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मंडे की ओर अगर बढ़ा जाए 15 दिसंबर में, तो यहाँ पे इंडिया का WPI इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके साथ ही साथ यूएस में जो FOMC के मेंबर है उनकी स्पीच है, तो ग्लोबल मार्केट के लिहाज से ये इवेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। 16 दिसंबर की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस का एवरेज अर्ली अर्निंग का डेटा आएगा, साथ में यूएस का कोर रिटेल सेल्स का भी डेटा इसी दिन आने वाला है। यही नहीं बल्कि नॉन फार्म पेरोल और एम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा, यानी कि ग्लोबल मार्केट के लिहाज से ये दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूएस के मार्केट में काफी डेवलपमेंट्स होती हुई दिखाई दे सकती है। 17 दिसंबर को कोई भी मेजर इवेंट यहाँ पे लाइन अप नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली हम आते हैं 18 दिसंबर की तरफ। यहाँ पे यूएस का CPI का डेटा आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा भी आपको 18 दिसंबर को ही आता हुआ दिखाई देगा। फ्राइडे यानी कि शुक्रवार 19 दिसंबर यहाँ पे जो हमारा MPC के मिनट्स है वो आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मेजरली देखा जाए तो हफ्ता थोड़ा सा हमें ठंडा देखने को मिलेगा। ओके, हफ्ता थोड़ा सा ठंडा देखने को मिलेगा। शुक्रिया कंचन। अब राजेश जी के पास चला जाए। राजेश जी, कुछ देखने लायक है क्या इस वीकेंड पर? अनुज जी, देखने लायक तो धुरंधर है, जैसे कि आप शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे। जिसने नहीं देखी उसे बिल्कुल देखनी चाहिए। मैंने तो खैर देख ली है। उसके अलावा अगर कहा जाए तो हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री की भीष्म पितामह अगर कहा जाए तो शोले है, जो री रिलीज हो रही है 50 साल के बाद। मैंने खुद ने, मुझे याद नहीं है मैंने कितनी बार देखी होगी, प्राय सारे फॉर्मेट्स में, चाहे वो सिनेमा हॉल हो, OTT हो या किसी में भी, बट मल्टीप्लेक्स में नहीं देखी। तो मैं अब इसको इस हफ्ते तो उसी को जाऊंगा। इसके अलावा अगर OTT की बात की जाए तो F1
जो आई थी ब्रैड पिट की, हालांकि वो छोटे पर्दे पे देखने लायक है नहीं, बट फिर भी वो एक बहुत शानदार मूवी थी, वो देखनी चाहिए। सिंगल पापा करके कुणाल खेमू, प्रजक्ता कोहली, मनोज पवार की एक कॉमेडी ड्रामा है, जहाँ की एक डाइवोर्स्ड इंसान तुरंत से एक बच्चा गोद लेने की बात करता है और उसके लेकर के जो बखेड़े खड़े होते हैं उस पे है। उसके अलावा ग्रेट शमसुद्दीन फैमिली करके एक जियो हॉटस्टार पर ड्रामा कॉमेडी है, जहाँ अगेन जो कृतिका कामरा हीरोइन है वो कुछ अपने प्रोफेशनल टारगेट्स को लेकर के व्यस्त है और उस समय उसके फैमिली के कई लोग आ जाते हैं जो घर में एक बखेड़ा खड़ा करते हैं, उसको ऊपर है। बहुत अच्छी कॉमेडी हो सकती है। वेक अप ए डेड मैन, डैनियल क्रेग की वापसी बहुत अच्छी, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल देखनी चाहिए क्योंकि डैनियल क्रेग है और स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है। एक रिटायर्ड डिटेक्टिव है जो वापस से बुलाया जाता है कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। राधिका आप्टे की साली मोहब्बत एक बहुत अच्छी सस्पेंस थ्रिलर हो सकती है जिसमें कि एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में एक हाउसवाइफ फंस जाती है और वो किस तरीका से वहां से बाहर निकलती है, वो है। और सिटी ऑफ शैडोज करके एक एडेप्शन है नॉवेल का, जो कि स्पेनिश क्राइम थ्रिलर है और जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी हो सकती है। ये कुछ एक ऑप्शंस है। और एक बहुत छोटी मूवी है कपिल शर्मा की किस किस को प्यार दूं 2, जो रिलीज हुई है, तो अगर समय मिले तो वो भी जा सकते हैं। मैं तो राजेश अग्रवाल जी 25 दिसंबर का वेट कर रही हूँ। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 का 4 एपिसोड रिलीज होगा, तो मैं तो 25 दिसंबर का वेट कर रही हूँ। आपने देखी क्या स्ट्रेंजर थिंग्स? मैंने आपको पहले भी कहा था, मुझे ये पार्ट वाली मूवीज ये सीरीज अच्छी नहीं लगती। मैं बहुत डरते डरते धुरंधर देखने गया था क्योंकि प्राय सभी ने कह दिया था कि सेकंड पार्ट आने वाला है, बट फिर भी मैं गया था क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाह रहा था। आई पर्सनली एग्री। वैसे मुझे लगता है कि पार्ट में मूवीज रिलीज करना ना, देखिए क्या होता है OTT वगैरह पे आप समझ सकते हैं कि चलिए ठीक है सेकंड पार्ट आएगा। इस बार इवन जो फैमिली मैन में किया गया ना, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक सीज़न है आपका, सीज़न पूरा करिए उसको, उसके बाद आप अगले सीज़न में नई स्टोरी लाइन ढूंढिए। लेकिन अब ये सीज़न है, कोई मतलब बिंज वॉच कर रहा है पूरा टाइम लगा के और कोई सीरीज़ आती है, अब 2-3 दिन में पूरे उसको निपटा देते हैं। उसका पता चलता है कि ये तो अभी आधी कहानी हुई है और वो उसको अगली चीज़ को आप सीज़न नहीं मान सकते। या तो फिर जैसे होता है कि आप 4 एपिसोड एक बार में रिलीज़ कर दीजिए, 4 एपिसोड उसके बाद 1 महीने के बाद रिलीज़ कर दीजिए। अब जैसे धुरंधर भी है, वैसे मूवी बहुत अच्छी है, मैंने खुद ने कहा, लेकिन अब पार्ट 2 अगर आनी है तो जल्दी आनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि फिर 2 साल के बाद आप उसको लेकर आ रहे हैं, ये उसको करके, वो तुरंत आनी चाहिए। फिर जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर आई थी एक बार, हालांकि वो पिक्चर चली नहीं थी, लेकिन मेरी आज तक ऑल टाइम फेवरेट फिल्म है वो। गैंग्स ऑफ वासेपुर आई और उसके बाद उसी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए 3-4 हफ्ते के बाद ही वो गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 आ गई थी, तो वो सेंस बनती है वहाँ पर, वरना अदरवाइज आई अग्री विद राजेश जी की थोड़ा सा अनुज जी कई बार तो आती ही नहीं। जैसे अगर आपको याद हो, गणपत आई थी टाइगर श्रॉफ की और वो इतनी बड़ी फ्लॉप हुई थी, उसका सेकंड आया ही नहीं। बिल्कुल, तो कहानी अधूरी है आपके पास, बिल्कुल नहीं आती है। और बाहुबली हेरा फेरी आई थी, उसके बाद हेरा फेरी 2, वो तो खैर हेरा फेरी, वो तो खैर उसको मैं मानता भी नहीं हूँ एज अ फिल्म, क्योंकि वो पहली हेरा फेरी प्रियदर्शन की थी, दूसरी हेरा फेरी में तो प्रियदर्शन थे भी नहीं, तो एकदम बेकार पिक्चर बनी थी। उसके बाद उसको हैंगिंग छोड़ दिया गया था, उसके बाद कभी पता ही नहीं चला कि वो क्या होगा। खैर एनीवे, चलिए अब वापस मार्केट पर लौटते हैं और मार्केट में क्लोज काफ़ी शानदार आ रही है। इनफैक्ट एक बार निफ्टी लेकर आइए आप जरा, आप 26,000 छोड़िए, आप 26,050 के ऊपर बंद हो रहे हैं। जी हाँ, 26,050 के ऊपर इस समय निफ्टी पर आप देखिए बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए आप 59,400 की क्लोज आ रही है, तो टुवर्ड्स एंड थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर भी आई। और इसके अलावा BPCL भी करीब 4% ऊपर है, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। और मुझे ना कई बार हंसी आती है कुछ स्टॉक्स के मूव्स देखकर, जैसे अब केन्स है, केन्स देखिए आप आज 5.5% ऊपर है, आज 5.5% ऊपर हो गया, कल हो सकता है गिर जाए। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। इसमें क्या होता है ना कि मतलब आप जब ऊपर हो तो आप सोचते हैं कि वाह क्या सही अपने पकड़ा, नीचे गिरे तो क्या सही हमने मुंह पकड़ा है ना, कई बार आप सोचते हैं इस तरीके से। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में ना आप कभी मुंह पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसके लिए मैं मतलब आप ये अपने आप के लिए भी कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो है ना, इसमें आपको ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा केयरफुली रह के चलने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट में 1-2 थीम्स हैं वो क्लियरली अब बड़ी बन रही हैं। अब इसमें NMDC का चार्ट दिखाता हूँ आपको। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर श्रेया,
अब मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है मेटल्स को लेकर। तो अब तो जैसे ठीक है, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर तो ऑब्वियस ट्रेड्स थे, क्योंकि वो जो सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स को चलना था, इसलिए हमने सबसे पहले इन दो स्टॉक्स की बात भी की थी कि ये दो स्टॉक्स चलेंगे, हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर। वो चल चुके हैं दोनों के दोनों स्टॉक्स। अब उसके बाद एक तो मेरे डायरेक्टर साहब सुनते नहीं ना मुझे, तो इसके लिए दिक्कत आ जाती है सबसे ज़्यादा। तो इसके लिए ये दो स्टॉक्स चल चुके हैं, लेकिन इसके बाद उसके बाद और क्या चलेगा, ये थोड़ा सा मार्केट को सोचने की जरूरत है। इसके लिए मार्केट का फोकस जो है वो बाकी के स्टॉक्स पर आ रहा है, जैसे कि NMDC हो गया और बाकी एक दो स्टॉक्स और हो गए, उन पर अब मार्केट का फोकस आ रहा है। तो ये थोड़े से क्लियरली इस समय अब आपके लिए एक बड़ी थीम इस समय आ रही है। तो नजरें रहेंगी अब कौन से स्टॉक्स चलेंगे, और इसके लिए आपको CNBC आवाज़ के साथ ही बने रहना चाहिए। कुछ काउंटर्स जो आप जिक्र कर रहे थे, और इनफैक्ट टाटा स्टील देखिए अब डेज हाई पर क्लोज हो रहा है, ये 3.5% से ज़्यादा की, एक बार टाटा स्टील भी रखिएगा 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ अब डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। IT ने आज शानदार रिकवरी दिखाई, क्योंकि मार्केट जब रिकवर हुआ तो IT इसमें एक सेक्टर था जिसमें अच्छी रिकवरी। तो TCS, विप्रो, TCS कविता जी की कॉल भी थी, विप्रो भी रखिएगा स्क्रीन पर, ये भी डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। इसके अलावा इमामी सुझाया था, आई गेस गाबासर है, गाबासर एक बार टाटा कंज्यूमर का भी चार्ट देखिए, ये भी कोशिश कर रहा है आज के सत्र में 0.25% की तेजी के साथ डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। टाटा कंज्यूमर काफी वॉलेटाइल रहा है, कि फिर लग रहा है क्या कुछ इस पे दमखम इस चार्ट को देखकर? बेसिकली टाटा कंज्यूमर का जो चार्ट है वो पॉजिटिव, करेक्शन आया करीब 3-4 हफ्ते का, लेकिन यहाँ पर लो लेवल पे करीब 1140 के आसपास अच्छा बेस बना हुआ है, तो अब मूव ऑन है। जब अगर 1140 टूटता तो इसमें गिरावट आएगी, लेकिन ले सकते हैं। उसके लिए नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा 1170, 1175, वहां पर जाके जो स्ट्रक्चर है और सुधरेगा। फिलहाल इट्स ओके टाटा कंज्यूमर। ओके, तो ये हो गए FMCG पैक से टाटा कंज्यूमर। फिलहाल एक राय, अब क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लोजिंग आज की, और नींबू मिर्च लगाने की बात कर रहे थे हम इस तेज़ी को। फिंगर क्रॉस, मंडे भी शायद यही ऐसी ही तेज़ी हमें देखने को मिले। क्लोजिंग काफ़ी शानदार रही है सर। हाँ, और मंडे को असली नींबू मिर्ची ले आऊँगा मैं अगर उससे काम चल गया ना श्रेया। वो जो हमने शुरुआत में, वो है क्या सीन, एक बार जरा वापस चलाइएगा अगर वो सीन है तो, और नज़र ना लगे बस किसी को इस तेज़ी की। देखिए क्या है ना कि मार्केट में लोगों का पैसा बहुत गया एक्चुअली, सच बताऊँ तो, और मुझे दुख होता है जब लोगों का पैसा जाता है, तो हैंड ऑन हार्ट, क्योंकि लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में किस लिए, थोड़ा सा पैसा बनाने के लिए, थोड़ा सा पैसा। ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर हैं वैसे भी वो नियर टर्म के ट्रेडर्स होते हैं ज़्यादातर, मतलब बाय एंड होल्ड वाले बहुत कम होते हैं। बाय एंड होल्ड के बन जाते हैं जब उनकी ट्रेड फेल हो जाती है, तो वो बाय एंड होल्ड के बन जाते हैं, जैसे वोडाफोन आइडिया में बन गए थे ना बहुत लोग। लेकिन ठीक है, अब अच्छा लगता है जब इवन फंसे हुए स्टॉक्स में से भी अगर लोग निकल रहे हैं और उनको मौके मिल रहे हैं इस तरीके से चलने के, तो अच्छी बात है ना। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और निफ्टी करीब 150 पॉइंट ऊपर 26,044 पर, बैंक निफ्टी करीब 200 पॉइंट ऊपर 59,400 पर, निफ्टी IT करीब 0.5% ऊपर 200 पॉइंट ऊपर रहा। मिड कैप इंडेक्स करीब 1% ऊपर था। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, वो भी करीब 1% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था, ऑलमोस्ट 2:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन था। 1971 बढ़ने वाले शेयर, 951 गिरने वाले शेयर्स। सेक्टोरल गेनर्स पर आते हैं, और आज एक्चुअली ज़्यादातर बड़े सेक्टर्स गेनिंग ही थे, लूजिंग तो काफ़ी कम ही रहे होंगे, मेरे ख्याल से एक आध सेक्टर ही रहा होगा। मेटल्स ने लीड किया आज गेंस को, फिर से एक बार 2.5% की तेज़ी थी यहाँ पर। रियल एस्टेट, कैपिटल मार्केट, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, इन सब में अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। अब आते हैं जरा, आज लूजर्स हैं क्या, दो ही सेक्टर थे, वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं। निफ्टी FMCG 0.2% और डिफेंस को तो आप हार्डली लूजर्स में गिनेंगे। अब आइए जरा आप आज के निफ्टी गेनर्स पर। आज के निफ्टी गेनर्स में सबसे ऊपर टाटा स्टील 3.5%, फिर हिंडाल्को, तो दो मेटल नाम हो गए। इटर्नल में अच्छी तेज़ी आई, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया और मारुति सुजुकी, यहाँ पर आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और जो स्टॉक्स गिरे उनमें क्या क्या थे एक बार वो भी प्ले कर दीजिए प्लीज़ ज़रा। हिंदुस्तान यूनिलीवर 0.2%, सन फार्मा करीब 3.4%, मैक्स हेल्थ केयर, ITC, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड, ये कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर आज हल्की सी गिरावट रही। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल मार्केट की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है, और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, शुक्रवार का सत्र काफ़ी अच्छा रहा है। शो को रैप करें इससे पहले, वीकेंड पर अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपके पास कुछ घंटे बचे हैं मार्केट गुरुकुल में रजिस्टर करने के लिए। हमारे
मार्केट गुरुकुल का जो 2 दिनों का एक्सक्लूसिव वेबिनार होने वाला है कल और परसों वीरोर में रहेंगे आपके साथ। हमारे साथ पार्थिव, आशीष, चंदन, अमित, फिरोज जुड़ेंगे और साथ ही हेमंत ठुकराल जी भी जुड़ेंगे एक स्पेशल सेशन के साथ। वो संडे को जुड़ेंगे हमारे साथ। तो ये सब कुछ लाइंड अप है कुछ ही देर में आपके लिए। अगर आपको रजिस्टर करना है तो रजिस्टर करिए, वो QR कोड आएगा आपकी स्क्रीन पर, उसको स्कैन करिए और रजिस्टर करिए। बिल्कुल, बस कुछ घंटे बाकी हैं आपके पास, तो QR कोड को स्कैन कर लीजिए और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी इस 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में, जो कि 13th 14th यानी कि कल और परसों है। चलिए फिलहाल इस शो को यही वाइंड अप करेंगे और सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी मॉर्निंग पैनल्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।